बढ़िया। थैंक यू भाई। कल किस बच्चे ने दिया था मुझे? एक स्टूडेंट थी, गुड़िया कौन लाई थी? ठेकुआ लाई थी, कौन लाई थी? बहुत अच्छा था लड्डू। कौन, आप लाई थी? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। गेम में था, हाँ अच्छा लग रहा है। बढ़िया हो सब लोग, तो शुरू करें क्लास। सारे बच्चे आ नहीं रहे यार, सारे आते हैं तो थोड़ा सा माहौल रहता है। चलो तो सरकार बना के आएंगे। खुद की सरकार का ठिकाना नहीं है, खुद की सरकार हिली पड़ी है। शपथ शपथ ले के फिर आएंगे आराम से, है ना। पेपर तो क्या, पेपर तो हर साल होता है, सरकार तो 5 साल में बनती है ना। ये देखो कितना आराम से आ रहा है ये लड़का, सो के आ रहा है। तो अब लगातार क्लास है तुम्हारी 1.25 घंटा, 4:15 से 6। तो अब 4:15 से 6 आप पकने के लिए तैयार हो जाओ, पकने के लिए। हाँ बेटा, जिस स्कूल में तुम पढ़ते हो ना, हम उसके प्रिंसिपल हैं। अरे ना 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 ना, भाई इनको डिलीट करके दोबारा से अपलोड करो, दोबारा से। देखो सुनो मेरी बात, भौतिक प्रदेश चल रहे हैं, उसका पीडीएफ आपके उसमें डला हुआ है, ठीक है ना। अब बाकी के लिए आप मुझे बार बार मत कहो, मैं अपने आप अपलोड करवा दूँ। तो सुनो भाई, सुनो बेटा, सुनो प्लीज, आप अपनी ध्यान देते हैं। और भाई रुक जा, रुक जा, डर जा, डर जा, डर जा, मैं बता दूंगा तब करना। देखो लास्ट में मुझे जहां तक ध्यान है, आपको पढ़ाया था मैंने तटीय मैदान, ओके, हिमालय पूरा कर दिया था और पश्चिमी तटीय मैदान पढ़ा दिया, ठीक है जी। अब हम पढ़, डटेगा नहीं निकले कहने के बाद भी। अरे भाई साहब ऐसे मत कर, ये पीडीएफ नहीं, इसके बाद जो भेजी थी वो लगानी है। अभी रुक जा, मैं बताऊंगा, रुके। अरे डर जा, पीडीएफ अपलोड करके मानेगा, इतना नहीं मानेगा। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चा यार ये भी। टॉपिक है पूर्वी तटीय मैदान, है ना, पूर्वी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान में हमने पढ़ा था, और अरे लड़का जल्दी बैठ, इसको बोल। पश्चिमी तटीय मैदान में हमने पढ़ा था कि कच्छ का रंग दलदली क्षेत्र है, लूनी और मोरबी नदियां गिरती हैं, ठीक है। जंगली गधे पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा गधे राजस्थान में मिलते हैं। अरे सही बात है, सबसे अधिक ऊंट भी कहां पर मिलते हैं? राजस्थान। और जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध कौन है? कचरा रण, ठीक है। एशियाई शेर गुजरात, गिर के जंगल कौन जंगल है? गिर की पहाड़ियां भी गुजरात, गिरनार की पहाड़ियां भी गुजरात, मांडव पहाड़ी भी गुजरात, बरदा पहाड़ी भी गुजरात, बन्नी घास का मैदान भी गुजरात। फिर आया था काठियावाड़ का तट, कौन सा राज्य है? गुजरात, काठियावाड़ तट गुजरात। इसके बाद आया था दमन से गोवा, दमन से गोवा कोंकण तट, दमन से गोवा, दमन से गोवा कोंकण तट, कोंकण तट महाराष्ट्र का तटीय मैदान है, किसका है? महाराष्ट्र। फिर गोवा से न्यू मैंगलोर, गोवा से न्यू मैंगलोर, गोवा से न्यू मैंगलोर आता है कन्नड़ तट, कौन आता है? कन्नड़ तट, किसका है? कर्नाटक, किसका है? कर्नाटक, कन्नड़ तट किसका है? कर्नाटक का है। सबसे पश्चिमी तटीय मैदान की सबसे कम चौड़ाई भी कहां पर है? कर्नाटक में, ठीक है। फिर न्यू मैंगलोर से कन्याकुमारी, न्यू मैंगलोर से कन्याकुमारी, न्यू मैंगलोर से कन्याकुमारी मालाबार, न्यू मैंगलोर से कन्याकुमारी, हेलो जान में फंस गए थे बाउली, क्लियर। तो न्यू मैंगलोर से कन्याकुमारी कौन सा है? मालाबार, न्यू मैंगलोर से कन्याकुमारी मालाबार। भाई साहब मालाबार के ऊपर मिलती है रेत, क्या मिलती है? रेत के अंदर मिलता है मोनोजाइट, क्या मिलता है? रेत के अंदर, रेत के अंदर मोनोजाइट अयस्कथोरियम का, किसका? इसके बोलो, वेवनार, कुनंदा, अष्टमुड़ी, वेवनार, कुनंदा, अष्टमुड़ी। ये लैगून है, लैगून है। केरल की स्थानीय भाषा में कयाल कहते हैं, क्या कहते हैं? कया, यानी कस जल भी कहा जाता है, क्या कहता है? कस, कसल। और भारत में सबसे अधिक लैगून मिलती है मालाबार तट। भारत में सबसे पहले दक्षिण पश्चिमी मानसून का प्रवेश भी कहां से होता है? मालाबार तट। कहां से होता है? दीदी क्या हो गया, टेंशन है कुछ? लोड में लगी तो कोई सांस लड़ी हुई क्या? तो फिर ध्यान नहीं दे रही। तो ये इस प्रकार से आप देखोगे मानसून का प्रवेश कहां से होता है? मालाबार तट, दक्षिण पश्चिमी मानसून। कौन सा मानसून? भाई साहब देखो, इधर से मानचित्र देखोगे, ऐसे देखोगे आप, इधर से आओगे, है ना, ये वाला आप ऐसे तट देखो, यहाँ से एक नदी आती है, इसका नाम है भाई साहब कृष्णा। कौन है? कौन है? कौन है? कृष्णा। ऊपर कौन है? गोदावरी। देखो यहाँ पर तो पड़ता है सुंदरवन, कौन मिलता है? कौन सा राज्य में है? बंगाल, किसमें है? बंगाल। सुंदरवन में पाई जाती है मैंग्रोव, क्या मिलते हैं? यहाँ पर मिलते हैं रॉयल बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर। बावड़ी वैसे क्या देती तो सही जाने इतनी तेज बातें की। तो सुंदरवन में क्या मिलते हैं? रॉयल बंगाल टाइगर, मैंग्रोव वनस्पति, मैंग्रोव वनस्पति। फिर बंगाल के साथ लगता है उड़ीसा, कौन लगता है? उड़ीसा से चलोगे तो एक नदी है स्वर्ण रेखा, कौन सी है भाई? यहाँ से चलोगे चिल्का झील, चिल्का में आती है दया, कौन आती है? कौन आती है? कौन आती है? गुड, दया नदी आती है चिल्का में। फिर आगे चलोगे तो आंध्र प्रदेश आ गया, कौन आ गया? आंध्र प्रदेश का तट है कहां तक? कृष्णा तक। देखो कृष्णा और देखो स्वर्ण रेखा से कृष्णा के बीच या उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का तट संयुक्त रूप से कहलाता है, इसको बोलते हैं उत्तरी सरकार तट। कौन तट है? उत्तरी सरकार तटीय मैदान। लेकिन इसके 3 हिस्से हैं, कितने हिस्से हैं? 3।
फिर उत्तरी सरकार का एक हिस्सा जो कि उड़ीसा में है, उस उड़ीसा वाले हिस्से को कहा जाता है उत्कल। उड़ीसा कैसे कहते हैं? उत्कल। फिर उसे उड़ीसा उसे उत्कल, उसे उड़ीसा उसे उत्कल, उसे उड़ीसा उसे उत्कल। तो उड़ीसा का तटीय मैदान केवल जब एक राज्य का नाम लेगा तो अकेला राज्य कहेगा तो उड़ीसा का तटीय मैदान क्या कहलाता है? उत्कल तट। क्या कहलाता है? उत्कल। उत्कल। आंध्र प्रदेश का आंध्र तट, आंध्र प्रदेश का। लेकिन कृष्णा और गोदावरी के बीच में जो तटीय मैदान है इसको कहते हैं काकीनाडा। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? काकीनाडा। उत्कल तट के ऊपर है चिल्का। उत्कल तट पर कौन है? चिल्का। बाहर खड़े हो जाओ, चलो बाहर, पीछे पीछे धीरे पीछे। चिल्का झील, चिल्का झील किस तट पे है? उत्कल तट। चिल्का झील कहां पर है? उत्कल तट। सुधर जा। उत्कल तट के ऊपर कौन झील है? चिल्का। चिल्का क्षेत्र। अरे पागल दीदी है वो, अरे बावड़ा मुंह फाड़ रहा है। मैं 5 फुट 11 इंच का आदमी हूँ, पढ़ा रहा हूँ, गूगल पेपर है, इधर नहीं देख रहा है। अच्छा है, बैठ जाओ, बैठ जाओ, जल्दी बैठो, लेकिन दीदी बैठ जाओ, इधर आ जाओ, देख अब शर्मा, इधर 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 जल्दी बैठो, कल से लेकर बताना, बता दिया कुछ टाइम से। तो उत्कल जो चिल्का झील, चिल्का झील खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की, पसंद सुनो, नहीं नहीं नहीं, सुन तो लो। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी बोलसन झील सांभरी है। जो चिल्का लेगून है, चिल्का क्या है? ऐसे ही जैसे लेगून झील का एक प्रकार है, वैसे ही झील का एक प्रकार होता है बोलसन। प्रश्न ऐसे नहीं पूछेगा सबसे बड़ी अंतःस्थलीय, ऐसा नहीं पूछे। उसने प्रश्न पूछा कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की बोलसन कौन सी है? सांभर है। अंतःस्थलीय भी सबसे बड़ी सांभर, लैंडलॉक भी सांभर, भू अवस्थित भी सांभर। ऐसी झीलें जो चारों तरफ पहाड़ियों से घिरी हो, ऐसी झीलें जो चारों तरफ पहाड़ियों से घिरी हुई झील को बोलसन कहते हैं। क्या कहते हैं? चारों तरफ पहाड़ियों से घिरी झील को बोलसन, और अरावली की पहाड़ियों से घिरी हुई है सांभर झील। इसलिए सांभर भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतःस्थलीय झील है। सांभर भारत की सबसे बड़ी बोलसन झील का भी उदाहरण है। ठीक है ना, लेफ्ट हैंड। तो ये इसका उदाहरण है, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रखना है। और इस कृष्णा से लेकर कन्याकुमारी का जो भाग है इसको कहते हैं काकीनाडा, कोरोमंडल। क्या बोलते हैं? कोरोमंडल। ये कोरोमंडल कहलाता है। और ये जो काकीनाडा है इसके सामने में एक वो पड़ती है खाड़ी, इस खाड़ी का नाम है कोरिंगा की खाड़ी। कौन खाड़ी है? कोरिंगा की खाड़ी। भाई साहब मोती उत्पादन होता है। क्या होता है? मोती उत्पादन। कौन सी खाड़ी है? कोरिंगा की खाड़ी। कोरोमंडल तट है जो तमिलनाडु का तटीय मैदान है, तमिलनाडु का तटीय मैदान पश्चिमी घाट के साथ वृष्टि छाया क्षेत्र में है। ये यहाँ पर है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया क्षेत्र में कौन आता है? कोरोमंडल। इसलिए जब मानसून ऐसे एंटर करता है, ऐसे तो मानसून जब ऐसे एंटर करता है तो इधर पे बारिश हो जाती है, लेकिन ये भाग सूखा रह जाता है, सूखा रहता है, शुष्क क्षेत्र है, ज्यादा बारिश यहाँ पर ग्रीष्म काल में नहीं होती है। लेकिन जब ये तो दक्षिण पश्चिम मानसून है, जब यही मानसून कौन सा होता है? उत्तरी पूर्वी, सर्दियों में, अभी फिलहाल के समय। तो ये जब मानसून ऐसे लौटता है तो इस समय पर वर्षा प्राप्त करता है कौन सा तट? कोरोमंडल। इसको हम कह देते हैं कि उत्तरी पूर्वी मानसून से किस तट पर वर्षा होती है? कोरोमंडल। शीतकालीन मानसून से होती है कोरोमंडल। और मानसून का रिटर्निंग होता है ऐसे, रिट्रीटिंग, मानसून का प्रत्यावर्तन। और ये प्रत्यावर्तन होकर के हवाएं ऐसे चलती हैं तो अपन कई बार ये भी कह देते हैं कि लौटते मानसून से वर्षा किस पर होती है? कोरोमंडल। अब इसका मतलब ये नहीं है कि उड़ीसा में बारिश नहीं होगी, इससे थोड़ी बहुत होगी, आंध्र में भी थोड़ी बहुत बारिश होगी, लेकिन सबसे ज्यादा पूरी तट पर वर्षा कहाँ होगी? कोरोमंडल। तो लौटते हुए मानसून से कौन सा राज्य वर्षा प्राप्त करेगा? तमिलनाडु। ऑप्शन में तमिलनाडु नहीं होगा तो फिर कौन आएगा? आंध्र। आंध्र नहीं आएगा तो आएगा उड़ीसा। मतलब पूरी तट पर वर्षा होती है, पूरी तट में सर्वाधिक वर्षा कोरोमंडल, सॉरी तमिलनाडु राज्य। और तमिलनाडु के उत्तर में स्थित है चेन्नई। कौन है? चेन्नई। कौन सा है? चेन्नई। तो चेन्नई जो है इसमें बाढ़ आ जाती है। अभी सर्दियों में देखना, न्यूज में पढ़ोगे तो आप कहोगे कि भीषण बारिश की वजह से चेन्नई में बाढ़ के हालात हो गए, है ना। ऐसी खबरें अपन पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये तट होता है कौन सा? पूर्वी तटीय मैदान, ठीक है ना। तो पश्चिमी तटीय मैदान, इसमें हमने पढ़ा कच्छ का रण, गुजरात, भूकंपीय गतिविधि, कच्छ का रण, दलदली क्षेत्र, लवणीय क्षेत्र, जंगली गधे, लूणी, मोरबी नदियां आकर के गिरेंगी। गुजरात में बन्नी घास का मैदान, सौराष्ट्र या काठियावाड़ का तट, गुजरात, दमन से गोवा, कोंकण महाराष्ट्र, गोवा से न्यू मैंगलोर, कन्नड़ जो कि कर्नाटक, न्यू मैंगलोर से कन्याकुमारी, मालाबार में सर्वाधिक कयाल, लेगुन या कयाल पशुजल कहते हैं, थोरियम पाया जाता है जिसका अयस्क मोनोजाइट है। मानसून का प्रवेश मालाबार से होता है, मानसून का प्रस्फुट कहते हैं। पूरी तट के ऊपर आओगे तो उड़ीसा आंध्र का संयुक्त रूप से पूरा तट कहलाता है उत्तरी सरकार। उड़ीसा का तट उत्कल तट कहलाता है, आंध्र प्रदेश का तट आंध्र तट कहलाता है, कृष्णा और गोदावरी के बीच का तट कहलाता है काकीनाडा। काकीनाडा तट के निकट एक खाड़ी है कोरिंगा, मोती उत्पादन के लिए फेमस है। कृष्णा से कन्याकुमारी के बीच तमिलनाडु, इसका तट कहलाता है कौन सा? कोरोमंडल। उत्तरी पूर्वी मानसून, शीतकालीन मानसून या फिर आप कहोगे मानसून का प्रत्यावर्तन से वर्षा होती है कोरोमंडल तट। और बाढ़ आती है कौन सी में? तो चेन्नई। समझ में आ गई बात? इस तट के ऊपर एक नदी बहती है, रेत का बनाती है, इसका नाम है कावेरी। कौन नदी है? जो इधर से बारिश होगी तो भी पानी आएगा, इधर से बारिश होगी तो भी पानी आएगा। तो कावेरी एकमात्र दक्षिण भारत की सदाबहार नदी है जो पूरे साल रहती है, जिससे मानसून के आगमन से भी पानी मिलता है और मानसून के लौटने से, तो दोनों से ये प्राप्त करती है। ये नदी कौन सी है? आपकी कावेरी, ठीक है ना। पूरे साल बहती है, इसलिए इसको दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदी किसको मानते हैं? कावेरी। क्योंकि आकार और लंबाई सबसे बड़ी गोदावरी की है, अतः गोदावरी को दक्षिणी गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? या वृद्ध गंगा भी कहते हैं, बूढ़ी गंगा भी किस कहते हैं? गोदावरी। समझ में आई बात? चलिए अब हम आते हैं अगला टॉपिक हो गया सामान्य परिचय, हिमालय, तटीय मैदान, थार का मरुस्थल, उत्तर का विशाल मैदान, द्वीप समूह और प्रायद्वीपीय भारत। 3 टॉपिक का बीच में बचे, ठीक है ना। तो आप शुरू करते हैं उत्तर का विशाल मैदान। भारत का सबसे नवीनतम भौतिक प्रदेश है थार का मरुस्थल। थार मरुस्थल से पहले जिसका विकास हुआ वो बना उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान नवीनतम भौतिक प्रदेश है जिसका विकास क्वार्टरनरी काल में हुआ। कौन से काल में हुआ? टर्सरी काल में हिमालय बना, और टर्सरी काल में हिमालय के पश्चात किसका विकास हुआ? तो फिर हुआ उत्तर के विशाल मैदान का। देखो ऐसे बना, ये प्रायद्वीपीय भारत था यहाँ पर। देखो अब मैं क्या कहूँ, तुम बताओ। ऐसे ये अंगारा लैंड, ये मान लो अंगारा लैंड है, और ये कौन सा है? गोंडवाना। टक्कर हुई दोनों की, दोनों की टक्कर हुई, और दोनों की टक्कर से यहाँ पर पर्वत कौन सा बना? कौन सा बना? हिमालय। हिमालय बना। यहाँ पर 33 में कौन बन गया? हिमालय। लेकिन ये जो प्रायद्वीपीय पठार था, इस प्रायद्वीपीय पठार और हिमालय, इसके बीच में गड्ढा आ गया, और हिमालय से नदी आई और उधर से किसकी नदी आई? प्रायद्वीप। तो इस प्रायद्वीपीय इस क्षेत्र के अंदर नदियों ने अवसाद कर दिया जमा, और हिमालय के अग्रगत में, हिमालय के आगे जो गत था उस गत में अवसाद के जमाव से किसका विकास हुआ? मैदान का। तो देखो मैदान का विकास हुआ है जलोढ़ के निक्षेपण से। किसके निक्षेपण से? जलोढ़ क्या होता है? मिट्टी जो कि किसके साथ में आती है? नदी के साथ।
मिट्टी, कंकड़, पत्थर, पौधे, जीव जंतु जो नदी के साथ आते हैं उनको कहते हैं अवसाद। क्या कहते हैं? उनको जलोढ़ कहते हैं, जलोढ़। उन अवसादों को क्या बोलते हैं? जलोढ़। और निक्षेपण का मतलब होता है जमाव, जमना, इकट्ठा हो जाना कहीं पर आकर के। तो जो गड्ढा था उस गड्ढे में ऊपर से तो हिमालय की नदी आई और नीचे से प्रायद्वीप की नदी आई, और जो भी नदियां आई भाई साहब, तो ऊपर से नदी आई, इधर से नदी आई और इधर से नदी आई। आज भी बहती है ना चंबल, आज भी बहती है क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती, सोन, आज भी जा रही है। ऊपर से आज भी नदी आती है, गंगा गंगा सब नदी आती है ना, घाघरा, कोसी। तो ये नदी आई और ये जो पूरा गड्ढा था, इस पूरे गड्ढे के अंदर क्या कर दिया? अवसाद का जमा। ये गड्ढे की गहराई थी 1000 से 2000 मीटर। कितना गहरा गड्ढा था? 1000 से 2000। इसलिए हम कहते हैं कि उत्तर के विशाल मैदान की औसत गहराई 1000 से 2000 मीटर। कितना गहरा है? 1000 से 2000। उत्तर के विशाल मैदान की औसत गहराई 1000 से 2000 मीटर। पेपर में ये प्रश्न आता है, ठीक है ना। आप देखो, पहले तो गड्ढा था, लेकिन अब उस गड्ढे में अवसाद जमा हुआ। तो पहले तो गड्ढा होगा समतल, लेकिन फिर और मिट्टी जमा होती है, अभी भी जमा हो रही है लगातार। डेली नदी आती है, मिट्टी लाके जमा करती है। आप देखते होंगे कि 20 साल पहले अपना गलियारा नीचा हुआ करता था, धीरे धीरे ऊंचा होता जा रहा है। क्यों हो रहा है ऊंचा? क्योंकि लगातार अवसाद क्या हो रहा है? जमा। भाई हमारी गली में भले नदी ना आए, लेकिन हमारे इलाके में नदी आती है ना। मान लो अपना गांव है, ये गांव है, अपने गांव में नदी नहीं आई, लेकिन अपने आसपास में मिट्टी जमा होता है ना। तो जब आसपास मिट्टी जमा होता है तो गांव क्या होता है? नीचा जाता है। और लोग क्या करते हैं? पानी भरने लगता है तो उस मिट्टी को लाकर के सड़कों पर जमा कर देते हैं। तो लगातार क्या होते जा रहे हैं? ऊंचे होते जा रहे हैं। तो पहले तो समतल हुआ, फिर ऊंचा हो गया। आज वर्तमान में तो औसत ऊंचाई है समुद्र तल से, तो उत्तर के विशाल मैदान की औसत ऊंचाई 200 मीटर है। कितने मीटर है? कुछ चौड़ाई भी है इसकी, कहीं कहीं पर 150 है, यहाँ पर 150 आएगा, यहाँ पर भी थोड़ी कम चौड़ाई आएगी, 150-100 के आसपास आएगी, लेकिन बीच में थोड़ा थोड़ा है। यूपी बिहार के अंदर, बंगाल के अंदर चौड़ाई ज्यादा है। तो यहाँ पर कितना? लगभग 300 किलोमीटर चौड़ा है, 400 किलोमीटर चौड़ा है, 450 चौड़ाई है। तो आप देखोगे कि इस उत्तर के विशाल मैदान की जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई 150 से 300 है, 150 से 300। औसत गहराई 1000 से 2000, औसत ऊंचाई 200 मीटर, औसत ऊंचाई 200 मीटर। और चौड़ाई कितनी है मैदान की? तो 150 से 300, 150 से 300, ये इसकी ऊंचाई है। लेकिन उत्तर के विशाल मैदान में एक ऐसा हिस्सा है जो बहुत ऊंचा है, और उस हिस्से की जो सबसे ज्यादा ऊंचाई है वो 291 मीटर है। उत्तर के विशाल मैदान की औसत ऊंचाई 200 मीटर है, लेकिन एक ऐसा बिंदु है उत्तरी मैदान में जो 291 मीटर ऊंचा है, और वो दिल्ली कटक के रूप में है। देखो भाई साहब, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा जो है ना, ये वाला हिस्सा, ये तुम्हारा उत्तर का विशाल मैदान है। ये पूरा उत्तर का विशाल मैदान, भारत के अंदर उत्तर का विशाल मैदान ये वाला है। ये हिस्सा भी इसमें शामिल किया जाता है जो कि चंबल का बेसिन है, ठीक है ना। लेकिन ये अरावली की पहाड़ियां है ना, ये अरावली की पहाड़ियां बीच में आके कहते हैं नहीं हम तो यहाँ तक आएंगे मैदान तक। तो ये जो अरावली की पहाड़ियां है, ये दिल्ली तक फैली है, और यहाँ पर दिल्ली के अंदर इन छोटी छोटी पहाड़ियों को कहते हैं कटक। क्या कहते हैं? कटक। इनको बोलते हैं दिल्ली कटक। क्या बोलते हैं? इस उत्तर के विशाल मैदान में, इस पूरे मैदान में, पंजाब से लेकर के असम तक सबसे ऊंचा भाग यही है। दिल्ली के आसपास का क्षेत्र सबसे ऊंचा है, जिन्हें हम दिल्ली कटक के रूप में जानते हैं। ये जो पहाड़ी है, ये पहाड़ी, इन पहाड़ियों ने क्या किया कि इधर से नदी आती थी, इधर से सतलज। कौन नदी आती है? आती है सतलज। सतलज किसका तंत्र है? सिंधु का है। इधर से आती है यमुना, कौन आती है? यमुना, गंगा मिलती है आकर के। तो यमुना, तो देखो एक तरफ तो ये तो गंगा का तंत्र है, और ये कौन सा है? सिंधु का। तो इस सिंधु और गंगा के अपर तंत्र को अलग करने का जो काम करती है, इन्हें कहते हैं दिल्ली कटक। इस तरफ यूपी का नजर पड़ता है सहारनपुर, और इधर पड़ता है अंबाला। तो अंबाला और सहारनपुर के बीच दिल्ली कटक उत्तर के विशाल मैदान का सबसे ऊंचा भाग है, जिसकी ऊंचाई 251 मीटर। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में? अब आपसे देखो प्रश्न कितना मिनट पूछेगा, आप एक सेकंड में कर दोगे। आपसे पूछ सकता है कि दिल्ली कटक किन दो शहरों के बीच में है? बताओ, सिंधु और गंगा के अपर तंत्र को अलग कौन करता है? दिल्ली कटक। यही पूछेगा। या पूछ लेगा उत्तर के विशाल में सबसे ऊंचा भाग कौन सा है? सीधा है, इसमें थोड़ी लीजिए कितना ऊंचा है? 251 मीटर। आसान सा है, कोई मुश्किल चीज नहीं है ना। तो ये बड़े मतलब आसान सी चीजें है कि नहीं? ठीक है। तो ये है 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितने फैला है? 7.5 7.5 कहाँ फैला हुआ है? पंजाब में फैला है, हरियाणा में फैला है, पूर्वी राजस्थान में फैला है, दिल्ली में फैला है, यूपी, बिहार, बंगाल, असम में फैला हुआ है। 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर में उत्तर के विशाल मैदान का विस्तार पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी राजस्थान, यूपी, बिहार और बंगाल से लेकर के असम तक 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इसका विस्तार मिलता है। समझ में आई बात? इतना सरल विषय है, बूढ़ा आदमी ले आओ तुम 80 साल, नहीं उसको समझ में आ जाए तो गारंटी है, पक्की बात है। इतना विषय ही सरल है, टीचर की कोई भूमिका नहीं है। सब्जेक्ट कैसे इतना प्यारा विषय बताओ। तो कौन पंजाब हरियाणा को नहीं जानता है? सब जानते हो ना। दिल्ली को नहीं जानता है? पहाड़ी है, पहाड़ को कटक कहते हैं, सिंपल है कि नहीं? और पहाड़ ऊंचा भी होगा तो मैदान में ऊंचा कौन होगा? पहाड़ होगा, दिल्ली कटक है, ठीक है ना। तो बहुत आसान है, आपको आराम से याद हो जाएंगे सब, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया, आगे देखो, अगली बात पर चलते हैं। नेक्स्ट, भारत के सबसे नवीनतम भौतिक प्रदेशों में है। भारत का सबसे उपजाऊ प्रदेश आपका उत्तर का विशाल मैदान, जिस समय बना उस समय का नाम है प्लीस्टोसीन। किसके बीच फैला हुआ है? ऊपर तो मिलता है शिवालिक की पहाड़ियां, शिवालिक के सारे 2500 किलोमीटर फैला हुआ है, कुल विस्तार 3200 किलोमीटर है। तो शिवालिक है, उत्तरी सीमा को कौन बनाता है? शिवालिक। दक्षिण में कौन है? विंध्याचल। उत्तर भारत दक्षिण भारत की सीमा विंध्याचल बनाता है। विंध्याचल उत्तर और दक्षिण भारत की सीमा का निर्धारण करता है, उत्तर दक्षिण भारत की सीमा बनाता है। यह प्रदेश हिमालय के अग्रगर्भ कोर बोलते हैं में, हिमालय के आगे जो गर्भ गड्ढा था उसमें हिमालय है ना, ठीक है ना। हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों के द्वारा किए गए अवसादी निक्षेपण से हुआ है, अवसादों के जमाव से हुआ है। इसे भारत का अन्न की टोकरी या ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। किसको? इसको उत्तर का विशाल मैदान। अन्न की टोकरी क्यों कहते हैं? क्योंकि अनाज होता है, नहीं उपजाऊ नहीं, अनाज होता है। सबसे ज्यादा गेहूं होता है पंजाब, हरियाणा, यूपी, है कि नहीं। चावल होता है बिहार, बंगाल, यूपी, असम, है कि नहीं। तो कितना बड़े एरिया पर अनाज होता है, इसलिए अन्न की टोकरी कौन है? उत्तर का विशाल मैदान। बताओ, इतना समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत थोड़ी है, कर लो आराम से, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। बच्चे तुम बहुत बढ़िया हो सारे, बस तुम पढ़ते ही नहीं हो, बाकी सब सही पढ़ते हो। तो ये देखो बहुत सुंदर डायग्राम है, बहुत अच्छा डायग्राम है सब। ये सिंधु का अपतंत्र है, ये गंगा का अपतंत्र है, दिल्ली कटक है, सबसे ऊंचा भाग है ना, तमाम चीजें डायग्राम्स में मिल जाएंगे आपको। अब इसका करते हैं वर्गीकरण। क्या करते हैं? वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। दो प्रकार से वर्गीकरण कर सकते हैं, ठीक है, दो प्रकार से वर्गीकरण कर सकते हैं आप। देखो, एक वर्गीकरण तो होता है भौगोलिक। कौन सा होता है? भौगोलिक वर्गीकरण होता है। और एक होता है जिसको बोलते हैं प्रादेशिक, रीजनल। एक फिजिकल और एक कौन सा होता है? रीजनल। तो सबसे पहले पढ़ते हैं प्रादेशिक, इसको भौगोलिक को, और फिर पढ़ते हैं किसको? प्रादेशिक। भौगोलिक को पढ़ते हैं, फिर किसको पढ़ते हैं? प्रादेशिक। तो भौगोलिक वर्गीकरण, भौगोलिक वर्गीकरण, उसको और प्रादेशिक, इन दोनों को अपने की करके देखते हैं, ठीक है। जब भौगोलिक वर्गीकरण करते हैं तो हम इसको 3 भागों में, 4 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 3 भाग में पढ़ते हैं, 4 में, एक ही बात, गलत दोनों नहीं है, दोनों सही है। तो 3 भाग, 4 भागों में बांट लो इसको। सबसे पहला ऊपर से चलना शुरू करते हो शिवालिक से,
तो सबसे पहला जो हिस्सा आएगा उसको बोलते हैं, और उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं भाबर। क्या बोलते हैं, भाबर। भाबर के बाद कौन सा आता है, तराई। क्या आता है, तराई। उसके बाद, और उसके बाद देख के बोल रहे हो ना, बोलो बेटा बोलो। अरे मुझे पता है तुम्हारा सब याद है, सच में याद है, बहुत बड़े। मैं बता रहा हूँ तुम बहुत अच्छे विद्यार्थी हो सारे, पढ़ाई खाली नहीं करते हो। देखो एक बार ऊपर हिमालय है, हिमालय में भी कौन सा पर्वत मान लो आप, शिवालिक। शिवालिक है ना, देखो शिवालिक पर्वत खत्म हुआ, शिवालिक से पत्थर लुढ़कते लुढ़कते आए, पानी के साथ पत्थर लुढ़कते आते हैं, और वो पत्थर सब इधर आकर क्या हो गए, जमा हो, ऐसे ऐसे जमा हो गए ये पत्थर। ठीक है, ये पत्थर ऐसे जमा हुए, और ये जैसे मान लो कि ये दीवार है ना, ये शिवालिक, ऐसे मान लो ये पूरा दीवार क्या है, शिवालिक। तो शिवालिक के सारे 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 चलते जाओ पूरा, उधर पंजाब से शुरू हो जाओ, और पंजाब से शुरू होकर पूरा असम तक चले जाओ। तो शिवालिक के सारे सारे चलते जाओगे तो 10 किलोमीटर चौड़ी, कितना किलोमीटर, 8 से 10, 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी मिलेगी, जिसमें केवल इस तरीके के पत्थर मिलेंगे, ऐसे पत्थर मिलेंगे बस, और कुछ नहीं मिलेगा। शिवालिक के सारे पंजाब से चलना शुरू हुए, चलते 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 पैदल भगवा वस्त्र धारण, हाथ में कमंडल लेकर के ऐसे चल रहे हैं, मान लो इसमें पूरा है ना, ऐसे पूरे। तो ऐसे चलते चलते आपको क्या मिलेगा, पूरा का पूरा तो ये मिलेगा पत्थर ही पत्थर, गोल गोल पत्थर मिलेंगे, इन्हें गोलासन कहते हैं। क्या कहते हैं, गोल गोल पत्थर मिलेंगे। गोलासन क्यों, कि लुढ़कते हैं तो टकरा टकरा के गोल हो जाते हैं। ठीक है ना, ये अच्छी लगती है ना शेप ये वाली। इसमें कहावत है कि लोट लोट महादेव बना जाता है, इन पत्थरों को, गोल पत्थरों को पूजा जाता है, भगवान मानकर पूछते हैं। तो इनको कहावत है हमारी तरफ की, लोट लोट महादेव बनता है। आदमी ठोकर खा करके गिर करके सीखता है, गिर करके बनता है वो ना। तो 10 किलोमीटर चौड़ी छोटे बड़े कंकड़ पत्थरों का जमाव का क्षेत्र है, जो ठीक शिवालिक के समांतर समांतर मिलता है। अब आप एक बात बताओ कि मान लो अपने घर में जब मकान का काम चलता है, तो मकान का काम चलता है तो अपने गिट्टी आती है, रोड़ी आती है ना, अगर मान लो उसमें एक बाल्टी पानी डाल दें तो पानी दिखता है क्या, क्यों, क्योंकि उन पत्थरों के बीच में गैप होता है, और वो सारा पानी उन गैप के अंदर चला गया, दिखाई नहीं दे। समझ में आई बात। तो इन पत्थरों में वैसा ही होता है कि ऊपर से जब नदी आती है तो ये जो पत्थर हैं, इन पत्थरों के अंदर पानी छिप जाता है, ऊपर सतह के ऊपर पानी दिखाई नहीं देता। नीचे आप खड़े हो पत्थरों के ऊपर, आपको पता नहीं नीचे कितनी बड़ी नदी बह रही है, क्योंकि दिखता ही नहीं पानी। जो बहुत बड़ी नदियां होती है केवल वही दिखाई देती हैं, छोटी धाराएं दिखाई नहीं देती। तो ये 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है पत्थरों की, जो कि शिवालिक के समांतर समांतर पाई जाती है। इसे भाबर प्रदेश कहते हैं। भौगोलिक रूप से एक शब्द नाम जल पारगम्य, कौन सा है, जल पार्क, जल पार्क में क्षेत्र है, पानी दिखाई नहीं दे रहा। अब भाई साहब पत्थर खत्म हो गए 10 किलोमीटर चलने के बाद में, और जब पत्थर खत्म हुए तो पत्थर खत्म होते जो नीचे पानी छिपा हुआ था वो सारा पानी बाहर आया, एकदम से पानी बाहर आया तो सारा पानी फैल गया, कीचड़ हो गया सारा। ऊपर पत्थरों में छिपा हुआ पानी था, वो पानी निकल करके बाहर आया तो वो दलदल हो गया सारा। और ये जो 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी थी, अब इसके दक्षिण में, इस भाबर के दक्षिण में 10 से 20 किलोमीटर चौड़ी पट्टी का विकास हो गया, जो पूरा दलदली क्षेत्र है। अब दलदल है तो कोई रहेगा नहीं, कोई रहेगा नहीं, तो वहां पर ऐसी वनस्पतियों का विकास होगा जो पानी में उग सकती हैं। अरे ऐसी वनस्पति जैसे कमल है, एक प्रकार की ऐसी वनस्पति है जो पानी में रह सकता है। इस दलदली क्षेत्र में, इस दलदली क्षेत्र को कहते हैं तराई। क्या कहते हैं, इस तराई के अंदर जो है वनस्पतियां, विशेष रूप से घासों का विकास होता है, और सघन वनस्पतियां यहाँ पर पाई जाती है। तो तराई को हम ये कह सकते हैं कि भाबर के दक्षिण में समांतर रूप से पहली 10 से 20 किलोमीटर चौड़ी दलदली पट्टी है, जहां पहली बार धरातल पर भाबर में विलुप्त जल दिखाई देता है। भाबर में विलुप्त जल पहली बार दिखाई देता है, तराई किसके दक्षिण में है, भाबर के दक्षिण। कितना चौड़ा है, 10 से 20, 10 से 20, सही बात है। और ये कैसा क्षेत्र है, दलदल है, सघन वनस्पतियां पाई जाती है। जहां पानी ज्यादा वहां मच्छर भी ज्यादा, जहां मच्छर ज्यादा वहां डेंगू मलेरिया जैसी समस्याएं। नई मिट्टी आती है यहाँ पर, तो यहाँ की तो मिट्टी कैसी है, नई, तो ऊपर से नई मिट्टी आएगी। उत्तर के विशाल मैदान में जो सबसे ज्यादा उपजाऊ भूभाग है वो कौन सा है, तराई। मेरी बात समझ में आई? अगर आपके सामने 4 ऑप्शन हो कि बताओ इनमें कौन सा सबसे उपजाऊ है, तो क्या कहोगे, तराई। तराई की जो मिट्टी है ना वो खादर है, कैसी मिट्टी है, खादर है। समझ में आई? खादर मिट्टी है, जल इसमें आर्द्रता भी अच्छी है और इसमें पोषक तत्व भी ज्यादा है। तो ये होता है तुम्हारा तराई। तराई दलदली क्षेत्र है, भाबर पत्थरों का क्षेत्र है, जल पारगम्य क्षेत्र है, जल छिप जाता है, तराई में जल दिखाई देता है। शिवालिक के दक्षिण में भाबर है, भाबर के दक्षिण में तराई। अब वो पानी फैल गया, अब वो पानी फैला तो वो धीरे 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 धीरे, दीदी लेट क्यों आई है, बस 40 मिनट लेट है केवल, टाइम से आएगा कल से बाहर बता जाएगा। अब सुनो भाई, पानी आया, पानी बाहर आया, फैल लिया, जिसको फैलना था फैल लिया, फैल वैल करके पानी, अब वो पानी उसने सोचा कि यार ऐसे काम थोड़ी चलेगा इधर उधर फैलने से, अब थोड़ा सिस्टम में रहना पड़ेगा। तो अब वह पानी जो तराई में फैल गया था, अब वह पानी एक धारा का रूप लेता है, और एक धारा का रूप लेकर के बहना शुरू कर देता है। ठीक है जी, एक धारा बनती है, जैसे मान लो कि ये धारा, मान लो कि धारा कौन सी, गंगा। कौन सी धारा है, गंगा है, बड़ी धारा गंगा है। ऊपर से और भी तराई में से एक धारा उत्पन्न होगी तुम्हारी, ये होगी। और मान लो एक धारा ये आ गई रामगंगा, और मान लो जैसे कौन सी आ गई, जैसे मान लो गंडक, और मान लो जैसे कौन आ गई, कोसी कोई भी मान लो, महानंदा आ गई। तो अब आप देखोगे कि तराई में जो जल फैला हुआ था वह अब एक धारा का रूप लेकर के और उत्तर के विशाल मैदान से बहता है। उसमें से एक धारा मुख्य धारा होती है, बाकी सभी धाराएं सहायक होती है। मुख्य धारा को मुख्य नदी कहते हैं, सहायक धाराओं को सहायक नदी कहते हैं। अब आगे चलोगे तो अब ये नदियां अपने साथ अवसाद लगती हैं, और ये नदियां अपने साथ अवसाद को लाकर करती है जमा, हजारों वर्षों से कर रही है जमा। तो नदियों के द्वारा जो अवसाद लाकर जमा किया गया क्षेत्र होता है, उस अवसाद के क्षेत्र को जो नदियों ने लाकर जमा किया था उसको हम जलोढ़ प्रदेश कहते हैं। कौन सा कहते हैं? इन जलोढ़ प्रदेश में भी 2 स्थितियां देखने को मिलेंगी। एक तो जलोढ़ वे क्षेत्र है जहां की मिट्टी बहुत पुरानी है, 500 साल पुरानी मिट्टी है, 1000 साल पुरानी मिट्टी है। और एक जलोढ़ का वह क्षेत्र जिसकी मिट्टी नहीं है, बस कल ही बाढ़ आई थी, आज बाढ़ चली गई, नई मिट्टी आई है। ऐसा होता है ना, पंजाब में बाढ़ आई तो पंजाब की मिट्टी है वो कैसी है, जलोढ़ मिट्टी है, लेकिन नई नवीन जलोढ़ है। पंजाब का जलोढ़ कैसा है, नवीन। मान लो बिहार के अंदर कोसी के क्षेत्र में बाढ़ आई तो वहां पर कैसी मिट्टी मिलेगी, नवीन जलोढ़। मेरी बात ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? तो आप देखोगे कि जलोढ़ मैदान में 2 प्रकार की मिट्टियां मिलेंगी। एक तो जलोढ़ का वह भाग जहां नई मिट्टी है, एक जलोढ़ का वह भाग जहां पुरानी मिट्टी। जलोढ़ के नई मिट्टी के क्षेत्र को खादर, जलोढ़ मैदान के पुरानी मिट्टी का जो क्षेत्र उसको भांगा कहते हैं। नई मिट्टी का मैदान खादर, भाई जो मिट्टी नई होगी उसमें नमी भी ज्यादा, उसमें पोषक तत्व भी, इसलिए नई मृदा के जमाव के क्षेत्र को खादर, पुरानी मिट्टी के जमाव के क्षेत्र को भांगा कहा जाता है। लेकिन पंजाब के लोग कहते हैं नहीं जी, खादर खादर नहीं होता है, खादर बेट होता है। खादर खादर नहीं बोलते हैं, खादर क्या बोलते हैं, बेट।
और बांगर को बांगर नहीं बोलते हैं, बांगर को धाया बोलते हैं। तो पंजाब की स्थानीय भाषा में खादर को बेट और बांगर को धाया कहा जाता है। खादर को बेट, बांगर को धाया। बताओ सबको समझ में आया कि नहीं आया? आया? पक्का आया? झूठ नहीं बोल रहे हो, सच कह रहे हो? ठीक, आगे चले। दीदी आया समझ में? वेरी गुड। अब ये पानी बह करके आ गया भाई, जरूर प्रदेश हो गया, बहुत बढ़िया आ रही है। आगे चलो भाई, अब खेती भी होगी। खेती होगी तो जहां मिट्टी नहीं है भाई, गर्म पानी में नहीं ठंडा है। जहां मिट्टी नहीं है वहां तो ज्यादा सिंचाई करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जहां मिट्टी पुरानी है वहां पर जो किसान है ना भाई, बहुत लेट आ रहे हो, क्या बात है? हेलो, हेलो बेटा, इधर जा, इधर तो हाँ तेरे साथ आया था, ये को गया। इंस्पेक्टर दीदी कहाँ पर है? वो पढ़ रही वो पीछे रहा, तू भी आ इधर लेटा है। आगे सुनो भाई, पुरानी मिट्टी नई मिट्टी में आ गए, सब बढ़िया है। गांव से भी आए हो क्या? गांव से कब आए थे? 3 साल से ही हो? अरे मैं भी 5 साल से ही हूँ। वो नहीं लेट क्यों आई, इतने घंटे लेट? अरे तो अंकल जी मैं कह रहा हूँ गांव से 3 दिन पहले मेरे क्लास में लेट क्यों आई? क्या हो गया? ऐसे ही चलता है, क्या दिक्कत? अमित से तो पढ़ा रहा है, अपने घर का आदमी है, कभी चलेंगे ये लेट कर दिया। दोस्त पर कभी भरोसा, शेर पर भरोसा कर लो, सांप पर भरोसा कर लो, बघेरे पर भरोसा कर लो, हाथी पर कर लो, दोस्त पे भरोसा। समझ नहीं बात? लेट करवाए इसको लेट करवाए, हो गया ऐसे ही हो गया, चलता है। अगली फिर लेंगे बढ़ती। हेलो, लेट कैसे? ट्रैफिक बहुत दूर से आ रहा है, काफी ऐसे मेन गेट से, बाजार समिति से, वहां से बाजार समिति आया है। इतना ट्रैफिक था वहां, इतना ट्रैफिक था, इतना ट्रैफिक मुझे बेवकूफ बना रहा है। अरे तू इसके चक्कर में मत भाई, मत जा जा, तू वैसे शकल तेरी मेरे और लगती है। तो भाई नई मिट्टी में तो सिंचाई का काम नहीं, पुरानी मिट्टी में होगी सिंचाई। अब लगी रही क्या खाते, चिकन खा के आंखें लड़के का सही आगे मजबूत है आंखें बच्चों की। तो ज्यादा जब ज्यादा सिंचाई हो जाती है तो पानी नीचे जाता है, जमीन में पानी नीचे गया, वो पानी नीचे जाके ऊपर जब मिट्टी सूखेगी तो नीचे का पानी ऊपर आएगा, और वो नीचे से पानी ऊपर आता है तो अपने साथ साल्ट जो होते हैं ना, उन साल्ट को नीचे से ऊपर ले आता है, और धीरे 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 कुछ साल में नीचे के साल्ट ऊपर आ जाते हैं, ऊपर की मिट्टी पर एक सफेद सफेद रंग की परत बन जाती है। वो जो सफेद रंग की परत बनती है तो एक मिट्टी में समस्या है, उस समस्या का नाम है रेह। क्या नाम है? रेह। इसे कलर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कल। नया मकान बनता है तो नए नए मकान में जब गीली गीली दीवार रहती है और सूखती है तो आप देखना पूरी दीवार सफेद हो जाती है, क्योंकि उस मिट्टी के अंदर से जब पानी बाहर आया तो उसके साथ में क्या आ गया? साल्ट आ गया। मिट्टी में साल्ट आए होंगे, मैग्नीशियम, सोडियम, कई चीजें होंगी, वो साल्ट बाहर आए और वो दीवार के ऊपर सफेद परत बने, उसको कलर कहते हैं। तो मिट्टी की ऊपरी परत में जब कलर जमता है तो इससे मिट्टी की उर्वरा क्षमता गिर जाती है। अब वो साल्ट को ऐसा तो है नहीं कि भाई झाड़ू लेके चलो साल्ट साइड कर दो, वो तो होता नहीं, तो फिर क्या करें? तो उसका समाधान है। अच्छा ऐसा हो सकता है, वैसे कोई बड़ी बात नहीं, हो सकता है अगर साल्ट ज्यादा हो जाए और मिट्टी की सतह अगर ठोस कठोर हो तो ऊपर की मिट्टी हटाई जा सकती है, किया जा सकता है। हटाते हैं, करते हैं ऐसा, करते होंगे, बिल्कुल करते होंगे ना। हाँ, उठा देते हैं ऊपर की नमक की लेयर को। तो अब उस साल्ट को ऊपर से हटाना है तो वैज्ञानिक कहते हैं कि भाई ये काम करो, जिप्सम डाल दो, तो जिप्सम उनके साथ घोल करके उन लवणों को नीचे ले जाता है। तो इसलिए रेल या कलर की समस्या, मिट्टी की समस्या को उपचार जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? जिप्सम के द्वारा। लेकिन जिप्सम के साथ एक समस्या है, जिप्सम नीचे अगर ज्यादा डाल दिया तो जम करके ऐसी परत बनाएगा कि ऊपर का पानी नीचे, इससे जिस क्षेत्र में जिप्सम का अधिक उपयोग होता है उन क्षेत्रों के अंदर ग्राउंड वाटर क्या हो जाता है? डाउन चला जाता है। इसलिए कभी भी मिट्टी में सिंचाई कम करो, पहली बात। दूसरी बात, सिंचाई ज्यादा करनी नहीं है पहली बात तो, अगर सिंचाई ज्यादा हो गई तो जिप्सम का प्रयोग बहुत बड़े स्तर पर नहीं करना चाहिए, ठीक है ना? इसलिए ये बात है। अब ऐसे आगे चलोगे तो फिर बनता है डेल्टा। नदी आई, सागर में जब मिलने लगी तो सागर में मिलते समय अपने साथ लाए गए रहे बचे सारे अवसाद को छोड़ दिया, सारा अवसाद छोड़ गया तो फिर वो नदी, नदी के रास्ते में अगर मान लो दुनिया भर की मिट्टी जमा हो जाएगी तो नदी इधर उधर कई सारी धाराओं में भर जाती है। नदी कई सारी धाराओं में जब भटकती है तो उस कई सारी धाराओं का जो क्षेत्र होता है जो सागर के उसमें बनता है उसे हम कहते हैं डेल्टा। क्या कहते हैं? तो नदियां जब सागर में मिलती है तो सागर में मिलने से पूर्व कई सारी छोटी छोटी धाराओं के रूप में विभक्त हो जाती हैं। इन छोटी छोटी धाराओं के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? डेल्टा। दुनिया में सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है। कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा का विकास गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों ने किया है। बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के अंदर फैला हुआ है। मैंगो वनस्पतियां मिलती हैं। सुंदरवन डेल्टा जो है इसमें रॉयल बंगाल टाइगर क्या मिलते हैं? रॉयल बंगाल टाइगर, ये इसमें पाए जाते हैं। बताओ सभी को समझ में आया कि नहीं आया? तो इस प्रकार से जितना मैंने आपको समझाया सब लिखा है। शिवालिक के समांतर पदस्थली, पदस्थली मतलब फुटहिल्स तैरों में, शिवालिक के दक्षिण में कंकर पत्थरों के जमाव का क्षेत्र 8 से 10 किलोमीटर चौड़ाई वाला संकीर्ण पट्टी है। जल पारगम्य क्षेत्र है, धरातल पर केवल बड़ी नदियां ही कुछ दिखाई देती हैं। बड़ी नदियां थोड़ी बहुत दिखती हैं ऊपर। तराई भाबर के दक्षिण में समांतर रूप से विस्तृत 10 से 20 किलोमीटर चौड़ी दलदली प्रदेश है। भाबर में विलुप्त नदियों का जल पुनः धरातल पर प्रकट होता है। सघन वनस्पतियां, ह्यूमस युक्त पीट है, दलदली मिट्टी है। कैसी मिट्टी है? पीट या दलदली, पीट है दलदली मिट्टी। इसको सुधर जा, है ना? मेरी क्लास में बैठ के छेड़ मत करा करता हूं। मेरी क्लास में कोई भी सवाल करने से ये सोच लिया था कि इसको पता है। समझ में आई बात? हां, तराई प्रदेश में गेहूं, चावल, जूट, गन्ना इन सब की खेती की जाती है। ये डायग्राम हो गया। आगे चलते हैं, अगली बात कराते हैं। नेक्स्ट, जलोढ़ नदियों द्वारा लगाए अवसादों को निक्षेपण कर मैदान का विकास किया जाता है, जिसे कहते हैं जलोढ़ मैदान। नदियों के आसपास जहां बाढ़ के साथ नई जलोढ़ का निक्षेपण हो जाता है उसे खादर, पुरानी जलोढ़ का जमाव मिलता है उसे बांगर। खादर प्रदेश काफी उपजाऊ मैदान है। वहीं बांगर प्रदेशों में कृषि कार्य के लिए सिंचाई की जाती है। अतिरिक्त सिंचाई के कारण मृदा में रेत कलर की समस्या, जिसके उपचार के लिए जिप्सम का प्रयोग। आगे समझ में, जिप्सम डेल्टा नदियां अपने साथ लाए गए अवसाद का निक्षेपण मुहाने पर कर देती हैं तथा कई छोटी छोटी धाराओं में विभक्त हो जाती है, जिसे डेल्टा का प्रदेश कहा जाता है। विश्व का सर्वोच्च डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन, जिसका निर्माण गंगा ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा किया गया है। इस डेल्टा को 1987 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। सुंदरवन डेल्टा में मैंगो वनस्पति और रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। देखा डेल्टा की और छोटी सी विशेषता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको आप जरूर याद रखना। डेल्टा में 2 प्रकार की चीजें देखने को मिलती हैं। डेल्टा में एक तो वह भाग होता है जो पानी में डूबा रहता है, एक ऐसा हिस्सा होता है डेल्टा का जो पानी से बाहर निकला रहता है।
मतलब द्वीप के समान, द्वीप होते हैं द्वीप, तो डेल्टा के अंदर जो द्वीप होते हैं द्वीप, उन द्वीपों को चार कहा जाता है, क्या कहते हैं? और जो पानी में डूबा हुआ भाग होता है उसको बील कहते हैं, क्या कहते हैं? चार और बील। अच्छा जलमग्न कौन सा है? जलमग्न है और पानी से बाहर निकला कौन? चार, चार पानी से बाहर है, बील पानी के अंदर। ये तो बहुत आसान है, ये तो आप कभी भूलोगे नहीं, क्योंकि मुझे याद हो नहीं रहा था ये, फिर मैंने जुगाड़ किया, तो ऐसा याद हुआ मैं कभी नहीं बोला दोबारा, है ना। चार से बनता, दीदी नमस्ते, दीदी कहाँ रह गई थी, जाम हो गई तो मेरी तरफ, है ना, तो पता ही नहीं था, ये कति नाश कर दे इसने तो। चार से बनता चार पाई, चार से क्या बनता है? चार से क्या बनता है? अच्छा चार पाई नीचे ऊपर होती है, तो जो पानी से ऊपर हो गया चार पाई है। अच्छा बील कहाँ होते हैं? नीचे, सही बात है, बिल नीचे होता है, क्या होता है? तो मैंने चार से चार पाई याद कर लिया, चार पाई हमेशा ऊपर बाहर होती है ना, तो जो पानी में नहीं डूबेगा नीचे नहीं होगी, जो ऊपर होगा पानी से बाहर निकला होगा, चार पाई की तरह उठा हुआ, चार पाई की तरह उठा होगा पानी से बाहर, वो चार है, दूसरा क्या है? बील है। तो बील डेल्टा के जलमग्न क्षेत्र होते हैं और चार डेल्टा के द्वीपीय भाग होते हैं। अच्छा ये बताओ, अगर तुम्हें डेल्टा में रहने के लिए कोई कहे तो चार पे रहोगे कि द्वीप पे रहोगे? तो चार के अंदर मानव अधिवास बनाए जाते हैं। तितली है ना, तितली आ गई क्लास में, तितली को देखकर बस एक ही गाना याद आता है, अरे यार तितली उड़ी बस में चढ़ी सीट ना मिली, ड्राइवर बोला हाँ मेरे पास, तितली बोली यार बदमाश। तो चार होते हैं, चार उन पर मानव अधिवास बनाए जाते हैं। चार के ऊपर बनाए जाते हैं। अगर ऐसा प्रश्न पूछ ले डेल्टा के कौन से हिस्से मानव आवास के योग्य हैं तो चार, या ऐसा पूछ ले कि डेल्टा के किन क्षेत्रों में जूट की खेती की जाती है? बील, सही बात है, सही तो है। धान कहाँ पर होगा? बील, जलमग्न भागों में होगा। और डेल्टा में खेती भी नहीं थी होगी, या जूट होगा, मतलब वे खेती की जाएंगी जिसको पूरे साल क्या चाहिए? पानी चाहिए। तो बताओ सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आसान है ना, मुश्किल तो नहीं है, पक्का नहीं है, बहुत बढ़िया। अभी झारखंड से एक लड़की मिलने आई थी, उसका हस्बैंड, वो दोनों पति पत्नी आए थे अभी आपकी क्लास से पहले। उनके 3 बच्चे हैं, तो बड़ी बेटी 6 साल की है। वो लड़की जो है वो उसमें उसने CPT IPCC मतलब CA फाइनल तक उसने कर रखा है, CA फाइनल नहीं हुआ है, तो काफी मतलब इंटेलिजेंट, बहुत अच्छी पढ़ने में। तो वो कहती सर ये ना मैं पहली बार मैंने पेपर देखा BPSC का, तो मुझे लगा कि एक भी क्वेश्चन चाहिए था, सिंगल वन क्वेश्चन। तो भूगोल तो बहुत आसान है, बहुत ईजी है, ईडी पे बैच पढ़ती है, समझे नहीं समझे? अब अपने मन में हंस रहा था, मैं कहता हाँ बहुत आसान है, कुछ है नहीं भूगोल में तो, है ना। तो मैं मन में खुश हो रहा था कि हाँ मैंने इतनी आसान कर दिया कि मतलब भूगोल कुछ नहीं कर लेंगे, ये तो हो जाएगा, बाकी देखो है कि नहीं। इतना आसान करने के लिए बहुत प्रयास लगा है, ये अपनी शुद्ध मेहनत, विशुद्ध मेहनत, जितना शुद्ध मेहनत, इसका आपको फायदा मिलना चाहिए, आपको फायदा मिलना चाहिए। आपका एक क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए ज्योग्राफी, है ना, एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए ज्योग्राफी का, समझे नहीं समझे? लोगों को इतना आसान लगता है कि ज्योग्राफी कर लिया कोई दिक्कत नहीं है, समझे नहीं समझे? तो मुझे बहुत अच्छा लगा देख करके कि हाँ यार चलो ठीक है ना। और उसके उतना मतलब मुझे समझ में आया कि हाँ यार हम जब बहुत अच्छी मेहनत करते हैं तो उसका कितना बड़ा इंपैक्ट होता है। तो मैं पैर छुई थी, चप्पल दूर निकाल के पैर छुई, मैं तो उल्टे में मैं छू लेता हूँ पैर, तो क्या पैर छुई बताओ? तो ये भाव इमोशंस है ना, है कि नहीं? तो ये इमोशंस है कि उनके लिए कितनी बड़ी बात है कि नहीं? आपका एक क्वेश्चन गलत हुआ तो मुझे आपकी मत कहना कि गलत हो गया, समझे कि नहीं समझे? भाई देखो गारंटी तो अपने नहीं ले रहे 100% की, तो कभी नहीं लूंगा। 80% 90% एक्यूरेसी आएगी, उसमें कोई डाउट भी नहीं है। एक आधा क्वेश्चन थोड़ा सा तो मैनेज कर लेना, जैसे भी दिमाग लगा करके करना पेपर के अंदर, समझ लो ना, कोई जल्दीबाजी हड़बड़ाहट बिल्कुल ही नहीं करना। भूगोल के क्वेश्चन सबसे लास्ट में भले अटेम्प्ट करना, लेकिन हड़बड़ी से मत करना, क्योंकि आपको बाद में बहुत धोखा लगेगा। और इस बात को तुम समझ लो, इस बात को मान लो कि तुम सबसे अच्छा ज्योग्राफी पढ़ रहे हो। बहुत जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी वो वहाँ गलत करेंगे। मेरे दोस्त जो है रमन में बताता हूँ, साइंस के जो मैंने एग्जाम दिया साइंस से टीचर का, उसके सारे क्वेश्चन ठीक है। पिछली बार मैंने कहा था भाई मेरी क्लास कर ले, तो ना ना कोई जरूरत नहीं है, फेल हो गया। इस बार उसके सारे क्वेश्चन ठीक है, सही मैं बता रहा हूँ। इसलिए आपको बेनिफिट मिलना चाहिए भाई, ठीक है ना, गलती नहीं करोगे एक भी। अब वर्गीकरण पढ़ते हैं प्रादेशिक। प्रादेशिक वर्गीकरण मतलब किसी एक प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे, जैसे एक प्रदेश है पंजाब हरियाणा, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर एक प्रदेश है जैसे बिहार गंगा का जिसमें मैदान आता है, और यूपी, इसको पढ़ेंगे। और एक प्रदेश पढ़ेंगे असम। हम प्रादेशिक वर्गीकरण करते हैं 3 प्रकार से। प्रादेशिक वर्गीकरण 3 प्रकार, कैसे कैसे होगा प्रादेशिक वर्गीकरण? तो प्रादेशिक वर्गीकरण में एक तो आता है सबसे पहला पंजाब और हरियाणा का मैदान, एक आता है गंगा का मैदान, एक आता है असम का मैदान। पंजाब हरियाणा मैदान, गंगा का मैदान, असम का मैदान। देखो पंजाब हरियाणा में तो गंगा जाती नहीं है, नहीं जाती है गंगा ना, चली तो जाती है यमुना गंगा, लेकिन समस्या आ गई क्योंकि जब यमुना ऊपर से आई ना उतर के नीचे, तो सामने आगे दिल्ली कटक, दिल्ली कटक का मुड़ ले तो क्या इधर मोड़ दिया, समझ नहीं बात। अगर दिल्ली कटक ना होता तो यमुना ना यमुना सीधी मध्य प्रदेश में आती, समझ नहीं बात। लेकिन दिल्ली कटक होने की वजह से यमुना अपने बाईं तरफ मुड़ जाती है, ऊपर से सतलज आती है हिमालय को चीरते हुए, सतलज आती है ना। अगर दिल्ली कटक ना होता तो सतलज भी राजस्थान के बीचों बीच से MP में आती नीचे, लेकिन दिल्ली कटक में नहीं, तू इधर चलो साइड हो दोनों, तो दोनों के अपवाद को अलग कौन कर दिया? तो दिल्ली कटक जो दिल्ली है, दिल्ली के इस तरफ हरियाणा और इस तरफ पंजाब, तो दिल्ली के पश्चिम की तरफ का जो हिस्सा है वो पंजाब हरियाणा है। पंजाब हरियाणा का मैदान, उसमें बहती है रावी, वहां पर बहती है ब्यास और वहां पर बहती है सतलज, रावी ब्यास सतलज बहती है। तो पंजाब हरियाणा का जो मैदान है वो सिंधु के मैदान का पूर्वी विस्तार है। देखो ऐसे, देखो डायग्राम में देखो, ऐसे नहीं आएगा समझ में। देखो यहाँ से सतलज व्यास और यहाँ से कौन है? रावी है ना, तो रावी बह रही है, व्यास बह रही है, कौन बह रही है? सतलज। और यहाँ से कौन है? सिंधु। तो ये पूरा का पूरा सिंधु का मैदान है। सिंधु के मैदान का विस्तार 3 देशों में, चाइना में मैदान नहीं है मतलब, लेकिन बहती तो है, एक भारत में और किसमें है? पाकिस्तान में। तो सिंधु का मैदान का जो पूर्वी भाग है, पूर्वी विस्तार, वो कहाँ पर मिलता है? पंजाब और हरियाणा। तो पंजाब हरियाणा का मैदान सिंधु के मैदान का पूर्वी विस्तार है। स्टेटमेंट का कोई क्वेश्चन आ जाए तो दिमाग में रखना मानचित्र में कि ये सिंधु का मैदान है पूरा, इसका पूर्वी विस्तार पंजाब हरियाणा का मैदान। पंजाब हरियाणा मैदान में रावी, ब्यास और सतलज, सिंधु के अंदर की 3 नदियां यहाँ से बहती है। और इस तरफ आपका कौन सा मैदान आता है? गंगा का मैदान। और इधर कौन आएगा? असम का मैदान। तो पंजाब हरियाणा मैदान में सिंधु की साइड नदियां, मध्य मैदान गंगा का मैदान जिसमें यूपी, बिहार, राजस्थान और बंगाल, और असम के अंदर कौन आएगा? ब्रह्मपुत्र का मैदान। असम में कौन आएगा? ब्रह्मपुत्र का मैदान, ठीक है ना, ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो इसलिए जो है ये और ये, ठीक है। चलिए अब इसमें एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं पंजाब हरियाणा का मैदान। तो पंजाब हरियाणा मैदान को हरित क्रांति का जनक प्रदेश कहा जाता है। भारत में सबसे पहले हरित क्रांति की शुरुआत पंजाब हरियाणा से, पंजाब और हरियाणा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पंजाब हरियाणा में तो इंफ्रास्ट्रक्चर पहले ही ठीक था। दूसरी बात, क्योंकि नहरों का विकास पहले सरकारों ने करवा दिया था। नहर भी इसलिए विकसित हो पाई क्योंकि मिट्टी कैसी है जलोढ़, उसमें खुदाई करना आसान रहता है, इसलिए नहर विकसित हुई, नहीं तो नहर नहीं बनती। तो नहर पहले से थी, सड़कें ठीक ठाक थी, बिजली की सुविधा भी ठीक ठाक सी थी,
मतलब उपयुक्त परिस्थितियां ऐसी थी कि मतलब हरित क्रांति की शुरुआत कहां से हुई? पंजाब और हरियाणा से। तो पंजाब हरियाणा से संबंधित 4 शब्द हैं। पंजाब हरियाणा से संबंधित शब्द 4 शब्द कौन कौन से हैं? एक शब्द तो भाया और बेट में बता चुका हूं। पंजाब में नवीन जलोढ़ बेट, बेट बेट नवीन जलोढ़, नवीन जलोढ़ बेट। मतलब मुझे याद नहीं हो रहा था, मैंने जुगाड़ किया, जुगाड़ से सब याद होता है। नवीन को बोलते हैं बेट, है ना। नवीन का मतलब नया, तो जो नया नया बच्चा होता है उसको सब क्या बोलते हैं? बेटा बेटा। ऐसे करके याद कर लो, एक बार याद हो जाएगा, हो जाएगा। जो नया होता है, जो छोटा बच्चा होता है, उसको क्या बोलते हैं? सब बेटा बेटा। और खुद 15 साल का है, 1 साल के बच्चे को बेटा बोलेगा ना, क्योंकि वो नया है, छोटा है ना। तो सबसे नया होता है उसको क्या बोलते हैं? नए बच्चे को क्या बोलते हैं? बेटा। नए बच्चे क्या बोलते हैं? बेटा। नया बच्चा मतलब नई जलोढ़, नई जलोढ़ बेट है, तो दूसरी पुरानी है, बच गया क्या? धाया। तो पुरानी मिट्टी क्या है? धाया। नई मिट्टी क्या है? पंजाब की स्थानीय नाम है, स्थानीय नाम। दूसरी बात कराओ, एक जिला पड़ता है होशियारपुर। कौन जिला है? नहीं साहब, सतलज नदी है ना, सतलज नदी। वो गहरे गहरे गड्ढे बना देती है, और जो गहरे गड्ढे होते हैं, गड्ढे, उन गहरे गड्ढों को चौस कहा जाता है। क्या कहते हैं? कई बार इसको चौ भी कह देता है, चौ या चौस। चौ या चौस गर्त या गड्ढे हैं जो पंजाब में सतलज नदी के द्वारा अपने बहाव क्षेत्र में बनाए जाते हैं। सतलज द्वारा अपने बहाव क्षेत्र में बनाए गए गड्ढों को क्या कहते हैं? चौस। समझ में आ गई बात? चौस। देखो, दो का मतलब दो ही होता है, एक और दो। एक गंगा एक यमुना, दो। एक सतलज एक व्यास, दो। एक झेलम एक सिंधु, दो। दो समझते हो ना। आब का मतलब होता है पानी, आब का मतलब दो पानी, दो पानी का मतलब दो नदियां, दो नदी। दो नदी के बीच का भाग जो होता है उसको बोलते हैं दोआब। क्या बोलते हैं जी? दो नदियों के बीच का क्षेत्र। देखो, दो नदियों के बीच का क्षेत्र होगा तो भाई इधर से भी एक नदी जा रही है, इधर से जा रही है, दोनों नदियों की नमी उस क्षेत्र में रहेगी। दो नदियों के बीच का क्षेत्र है, नई मिट्टी भी आती रहेगी, नमी भी वहां पर रहेगी, तो बताओ वह क्षेत्र उपजाऊ नहीं होगा। इसलिए दोआब क्षेत्र क्या होते हैं? अक्सर उपजाऊ होते हैं। दोआब क्षेत्र क्या होते हैं? उपजाऊ। सारी लड़ाई इतिहास में दोआबों पर हुई है। आप अगर बारीकी से इतिहास को उठाकर देखोगे तो सारी लड़ाई इतिहास, जितना इतिहास में लड़ाइयां सब दोआब पर लड़ गई। चेर चोल पांडे 400-300 साल लड़ लिए भाई साहब। ये केवल किसके लिए? रायचूर दोआब, कृष्णा उत्तम गदा, इनके रायचूर दोआब के लिए लड़े हैं, बस कोई कारण नहीं था। किसके ऊपर कब्जा किसका? क्योंकि वहां खेती होती है, वहां लोगों की क्या होती है कि फसल होती है, खाना मिलता है, अनाज मिलता है, और फसल होगी तो राजा को क्या मिलेगा? टैक्स मिलेगा। इसलिए शासक चाहेगा कि दोआब के ऊपर अपना कब्जा हो। आप समझो कि अंग्रेज जो आकर के गुजरात के ऊपर तो नहीं अधिकार कर रहे हैं। अरे मुंबई आए थे, तुम लोग कच्छ के ऊपर अधिकार किया हो। अंग्रेजों ने राजस्थान में कब्जा नहीं किया आकर के। ऐसा थोड़ी ना है कि राजस्थान वाले लड़ सकते थे, बंगाल वाले नहीं लड़ते थे। आप बात समझ रहे हो? अरे तुमने जाकर के जम्मू कश्मीर में कब्जा नहीं किया। जम्मू कश्मीर में कह रहे कोई अपना काम कर रहा है, हम कुछ नहीं कह रहे, हमें तो बस ऊपर जाने के लिए जगह चाहिए, बस ठंडे में रहने के लिए। नेपाल में जाकर अधिकार नहीं कर रहे हैं, नेपाल से लड़के पेट पाट के साइड कर दिया, चुपचाप बैठा है, कुछ नहीं बोलेगा। भूटान पे कब्जा नहीं कर रहे हैं, कब्जा कर रहे बंगाल, कर रहे ना, कब्जा कर रहे मद्रास, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि उपजाऊ भूमि है, सारी नदियां हैं, है कि नहीं? इसलिए कब्जा कहां पर हो रहा है? बंगाल पर। तो इसलिए आप देखोगे कि पूरी जो इतिहास है वो दोआब के आसपास घूमता है। हेरोडोटस ने एक स्टेटमेंट दिया कि संपूर्ण इतिहास को हम भूगोल के संदर्भ में, पूरे भूगोल को ऐतिहासिक संदर्भ में पढ़ सकते हैं या पढ़ा जाना चाहिए। बड़ा फेमस स्टेटमेंट है कि आप बिना भूगोल के इतिहास को नहीं पढ़ पाओगे। अगर किसी क्षेत्र का भूगोल समझ में आ गया तो इतिहास आसान हो जाएगा। तो ये जो है दोआब, दो के बीच एक उपजाऊ भूमि होती है। अब सीक्वेंस में याद करना आप सभी लोग। सिंधु, बोलो सिंधु, झेलम, चिनाब। वापस बोलो सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। वापस से एक बार बोलेंगे सबसे पहले, एक सुन लो, पहले सुन लो, बोलो कौन सा है? सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। 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 सुनो 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 सुनो, ये दो जगह काम आएगा, मजाक नहीं है ये, दो जगह काम आएगा, बहुत काम आएगा। सुनो, प्रश्न पूछेगा, दो क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें, या तो पूछेगा दोआब कि कौन सा दोआब किसके बीच में, नहीं तो भाई सब क्वेश्चन पूछेगा इसमें, और क्वेश्चन पूछेगा इसमें कि पंच नदी की या फिर सिंधु नदी जल समझौते के अंतर्गत निम्न में से कौन सा वह नदी समूह है जिसके ऊपर भारत का अधिकार है। मेरी बात समझ में? प्रश्न आया समझ में? वापस सुनो, सिंधु नदी जल समझौता 1960 के अनुसार सिंधु की किन नदियों के ऊपर या सिंधु सहित किन नदियों पर या सिंधु नदी तंत्र की किन नदियों पर भारत का अधिकार है? तो ऊपर की जो 3 नदियां हैं, सिंधु, झेलम, चिनाब, सिंधु, झेलम, चिनाब, सुनो सुनो बोलो, 3 नदियों में तो अधिकार है पाकिस्तान का 80 और भारत का देश। रावी, व्यास, सतलज में भारत का, पाकिस्तान का तो है देश, भारत का है 80। समूह पूछेगा, समूह युग्म बना के देगा, जोड़े बना करके 3-3-3 ग्रुप देगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना कि रावी, व्यास, सतलज, रावी, व्यास, सतलज, रावी, व्यास, सतलज। ऊपर 3 कौन है? सिंधु, झेलम, चिनाब, सिंधु, झेलम, चिनाब, सिंधु, झेलम, सिंधु, झेलम, रावी, व्यास, रावी, व्यास, ऐसे। अब हम एक बार सीखते हैं, है ना, इसके लिए लर्न करते हैं, सीखते हैं, लर्निंग से याद हो जाए, बड़ा आराम से याद होगा, ये बड़ी आसान चीजें हैं। फिर हमने कहा कि सब एक सिंधु है, झेलम है, चिनाब है, रावी है, व्यास है, सतलज। ये व्यास नहीं है, ये वास्तव में ब्यास है। क्या है ये? व्यास नहीं, ब्यास, व्यास नहीं, ब्यास। अभी केवल सुनना है आपको, केवल सुनना है, ठीक है ना, बोलना नहीं, केवल ध्यान से सुनना है, बोर्ड पे देखना है ना। बेटा तू इधर खड़ा हो, हाँ। अच्छा जल्दी जल्दी, टाइम खराब मत कर, इधर बैठ। हाँ ठीक, बिल्कुल वेरी गुड, समझ बच्चा, दिख रहा है बोर्ड पे? नहीं दिख रहा है? हाँ ठीक। तो आपको केवल सुनना है, इधर से ये नदी आती है सिंधु, इधर से आती है जिसका नाम है झेलम, चिनाब, रावी, व्यास। मैंने कहा सुनना है, बोलना नहीं है। वापस सुनो, दोबारा सुनो एक बार फिर से, सुनो सुनो बच्चे सुनो। देखो, इनको बोलते हैं पंचनद, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। 5 नद मतलब नदियां, पंचनद बोलते हैं। पंचनद में मुख्य नदी है चिनाब। चिनाब बारालाचा से निकलकर सीधी मिठनकोट जाती है। कहाँ जाती है? मिठनकोट, पाकिस्तान में।
चिनाब नदी पंचनद की सबसे मुख्य नदी है जो सारी नदियों को अपने साथ मिलाकर और सिंधु में ले जाती है। आगे बात समझ में? सुनो, ये चिनाब मुख्य नदी होगी, जी हिमाचल प्रदेश से निकलती है, जम्मू कश्मीर जाती है, जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान। पंजाब में चिनाब नहीं आती, ये ध्यान रखना है। रावी पाकिस्तान में पंजाब में आती है, व्यास पंजाब में आती है, सतलज पंजाब में आती है। समझ में बात? चिनाब में मिलती है ऊपर से एक नदी झेलम, तो इसलिए कहा सिंधु झेलम। फिर इसके बाद कौन से चिनाब? देखो चिनाब में ही मिलती है कौन? रावी। लेकिन व्यास सीधी चिनाब में नहीं मिलती, व्यास पहले खुद मिलती है सतलज में और सतलज इसको लेकर जाती है चिनाब में और फिर चिनाब जाती है सिंधु के अंदर। तो ये जो क्षेत्र है जो झेलम और सिंधु के बीच का क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, ये वाला जो सिंधु और झेलम के बीच में, इसको कहते हैं सिंधु सागर। बड़ा क्षेत्र है, इसको सिंधु सागर कहते हैं। कहते हैं बड़ा होने की वजह से इसका नाम क्या पड़ा है? सागर। क्योंकि एक तो सिंधु नदी की चौड़ाई बहुत ज्यादा हो जाती है, सिंधु की चौड़ाई इधर पाकिस्तान में मैदान में प्रवेश करती है, बहुत चौड़ाई होगी सिंधु की। और दूसरी बात, झेलम और सिंधु के बीच बड़ा क्षेत्र होने के कारण इसको बोलते हैं सिंधु सागर। फिर सिंधु और झेलम, झेलम और चिनाब, झेलम और चिनाब, चिनाब से च ले लिया, च का चा बना लिया, झेलम से झ ले लिया, झ, तो ये बना चा झ। तो इसको परीक्षा में कई बार चाज लिख देता है, लेकिन चाज है, चाज है, चाज है दोआब। कौन सा दोआब है? चाज दोआब। कौन दोआब है? तो दो ही प्रश्न पूछ सकता है, या तो नदी का नाम देगा, दोआब का नाम पूछेगा, या दोआब का नाम देगा, नदी का नाम पूछे। जैसे मान लो उसने दिया अपने पास में कि चाज दोआब का विस्तार, सुनो सुन दो, उस मतलब आज के बाद जीवन में इसको याद ही नहीं करना कभी भी, आज पढ़ के भूल जाना इसको, छोड़ देना इसको, और सीधे पेपर में आप देखोगे तो एक बार देखते ही आंसर कर दोगे। ठीक है, देखो सुनो एक बार, उसने प्रश्न पूछा कि चाज दोआब का विस्तार किन दो नदियों के बीच में? या सुन लो यार, चाज दोआब का विस्तार किन नदियों के बीच में? नदियों का तो विकल्प देगा, दो नदियों का नाम देगा ना, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, डी ऐसे देगा। तो ऐसे ऑप्शन देगा ना, तो आपसे पूछा उसने चाज, तो आप वो युग्म देखना इसके अंदर से जिसमें एक तो चिनाब आया, एक कौन सा है? झेला। हो गया, एक युग्म ऐसा मिलेगा जिसमें चिनाब और झेलम मिलेगा। चलो मान लो ये नहीं दिया इसने, चाज नहीं दिया, उसने पूछ लिया आपसे रचना दोआब का विस्तार किन नदियों के बीच में, तो आप देखोगे रावी और चिनाब। हो गया, एक विकल्प ऐसा आएगा जिसमें रावी और चिनाब। उसने पूछ लिया आपसे 20 दोआब किनके बीच में है? व्यास और सतलज, एक ऐसा विकल्प आएगा जिसमें व्यास और सतलज होगा। चलो मान लो उसने ये नहीं पूछा, उसने ये नहीं पूछा, नदियां नहीं पूछा, उसने नदी का नाम दे दिया रावी और चिनाब नदियों के बीच किस दोआब का विस्तार मिलता है। नहीं सुनते लो, चार दो नदियां दे दी उसने, रावी और चिनाब। कौन सी नदी? रावी और। अब आप विकल्प में ये देख लो कि इन मान लो चार ऑप्शन आए, चाज, रचना, बारी और बीस, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। कह रहा है कि बताओ रावी चिनाब के बीच, तो वो सब देखो जिसमें रे भी आता है, जिसमें चिनाब है, तो रे और चना, रचना दोआब, इसके बीच आ गया रावी और। बताओ मेरी बात समझ में आई नहीं? सब क्लियर है? बस शर्त है सीक्वेंस में नाम याद होने चाहिए। समझ में आई? कंफ्यूज हो जाओ अगर तो कंफ्यूज हो गए 100% नहीं बनता क्वेश्चन। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, नाम लिख लेना, सिंधु सागर, चाज, रचना, रावी और चिनाब, रचना, व्यास और रावी, बारी, और व्यास और सतलज, बीस। हो गया, ऐसे नाम लिखकर तरफ काम कर लेना, देख लेना। एक और प्रकार का प्रश्न पूछ सकता है, एक तरफ लिख देगा दोआब के नाम, एक तरफ लिख देगा नदियों के नाम, तरह मिलान करो। समझ में आई बात? तो इस प्रकार से ये दोआब आपके मिलते हैं। 3 दोआब पाकिस्तान में है, 2 दोआब भारत में। ठीक है ना? भारत में आपके सबसे निचले 2 दोआब है जिसमें 20 और बारी है। बारी दोआब को कई बार ऊपरी दोआब भी कह देता है। 2 भारत के हैं, बाकी कहाँ के हैं? पाकिस्तान। तो जैसे व्यास और रावी के बीच, व्यास और सतलज के बीच कौन होगा? 20। व्यास और रावी के बीच बारी, रावी और चिनाब के बीच रचना, झेलम और चिनाब के बीच चाज। आसान, बिल्कुल सीधा प्रश्न है, इसमें कुछ है ही नहीं। बताओ सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इस प्रकार से एक होता है तुम्हारा, जिसको बोलते हैं कौन सा? जिसको बोलते हैं सिंधु का मैदान भारत में, या फिर आप उसको कह दो पंजाब हरियाणा का मैदान। सभी को क्लियर हो गया? कोई डाउट थोड़ी ना है? अब सब पंजाब हरियाणा के मैदान के अलावा अगला आता है गंगा का मैदान, बड़ा इंपॉर्टेंट है। गंगा का मैदान विश्व का सबसे ज्यादा उपजाऊ मैदान है। दुनिया का सर्वाधिक उपजाऊ मैदान कौन सा है? सारी दुनिया में सबसे अधिक उपजाऊ मैदान है गंगा। और गंगा के मैदान में भी सबसे अधिक उपजाऊ मैदान है बिहार का मैदान। अच्छा लग रहा है तो ध्यान रखना, बिहार का मैदान दुनिया का सर्वाधिक उपजाऊ मैदान। बिहार बंगाल दोनों, बिहार बंगाल दोनों ये सर्वाधिक उपजाऊ है। चलो भाई, गंगा के मैदान को 3 भाग में बांटते हैं। कितने भाग में? एक भाग कहलाता है ऊपरी गंगा, एक मध्य गंगा, एक निम्न गंगा। ऊपरी, मध्य और निम्न। देखो डायग्राम से समझते हैं, डायग्राम से आएगा समझ में। नहीं, ये गंगा का मैदान है जिसमें यहाँ पर ये तो हो गई आपकी कौन सी गंगा, ये हो गई कौन सी? यमुना, और ये हो गई कौन सी? चंबल। भाई चंबल यमुना में आती है, यमुना गंगा में आती है। इसका मतलब चंबल का जो मैदान है वो किसके मैदान का भाग है? गंगा के मैदान का भाग है। इसका मतलब ऊपरी गंगा का मैदान उत्तराखंड में नहीं है, ये ध्यान रखना। अभी मन में विचार है कि ऊपरी गंगा मतलब ऊपर की तरफ, ऊपरी गंगा का मैदान राजस्थान में मिलता है। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वो भी आपका मतलब लगभग उत्तर प्रदेश का अधिकांश हिस्सा, आप खाली यूपी छोड़ दो, पूर्वी यूपी जो भोजपुरी का क्षेत्र है इसको छोड़ दो, बाकी यूपी और राजस्थान के जो इलाके हैं वो राजस्थान और यूपी के इलाके किसमें आते हैं? ऊपरी गंगा का मैदान। ऊपरी गंगा मैदान की 3 विशेषताएं हैं, मैं आपको तीनों विशेषताओं के बारे में बताता हूँ। बड़ी कॉमन सेंस की बात है, इसमें तो कोई अंग्रेजी है ही नहीं, आसान है तो आसान, ये क्या करें बताओ। देखो अरावली गुजरात से शुरू हुई, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और कहां तक आई? दिल्ली। देखो यमुना नहीं, यमुना, यमुना के किनारे कौन है? दिल्ली में छठ हुआ था तो यमुना के किनारे से ही पानी भर दिया। अच्छा पानी भर के बोले हाँ वापस करेंगे ना, क्या क्या करते हैं लोग पता नहीं तमाशे। तो यमुना किनारा दिल्ली है, दिल्ली तक इसका विस्तार मिलता है। इसमें बहुत खनिज मिलते हैं और इन खनिजों को जो है ना, इन खनिजों को निकालते हैं तो क्या कहते हैं? गंगा, इसको अरावली को तोड़ा जाता है। अरावली जब तोड़ते हैं, अरावली जब तोड़ते हैं तो उसमें क्या होता है? इसमें गैप बन जाते हैं, और जब इसमें गैप बन जाते हैं तो गैप बन जाते हैं तो जो हवाएं चलेंगी इधर से, ऐसे ऐसे हवाएं चलेंगी, तो इन हवाओं के साथ थार मरुस्थल की मिट्टी उड़ करके चंबल बेसिन में और इधर यमुना के बेसिन में क्या हो जाती है? जमा हो जाती है। बढ़िया समझे नहीं समझे? देखो अरावली में अत्यधिक खनन होने की वजह से कई सारे क्या बन गए? गैप। कई सारे जब गैप बन गए तो ये मिट्टी उड़ करके इस ऊपरी गंगा के मैदान में क्या हो जाती है? जमा।
और पवनों के द्वारा मिट्टी या बालू के जो निक्षेप किए जाते हैं, जमाव किए जाते हैं, उस बालू मिट्टी को ही हम भूर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? BHUR, इसको बोलते हैं भूर। तो आप एक बात समझो, भूर क्या है? तो आप कहोगे ऊपरी गंगा के मैदान में पवनों के द्वारा निक्षेपित थार मरुस्थल की रेत है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया हो? तो आया क्या कोई? नहीं आया? पक्का समझ में आ गया? कितने लोगों को समझ में नहीं आया? एक भी ऐसा नहीं है, इतना आसान था। भूर कुछ नहीं है, मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है? मरुस्थल की मिट्टी है। पवने उड़ा के लाती है, इधर लाके जमा कर दे, बस सिंपल है। अब सुनो, आप अगली बात पर चलते हैं। मिट्टी में बहुत सारी चीज मिलती है, सोडियम भी मिलता है, पोटेशियम भी मिलता है, लोहा भी मिलता है, घनी चीजें मिलती है। लेकिन एक चीज मिलती है और वो चीज को बोलते हैं कैल्शियम। क्या होती है? कैल्शियम। क्या मिलता है? कैल्शियम। अरे यार गड़बड़ कर दी, चलो नहीं और कुछ बात है। कैल्शियम में क्या किस में मिलता है? कैल्शियम तिल, पता है मैंने आपको, तिल में अभी गज्जक आती है, गुड़ की गज्जक आती है, वो लाके खाया करो। समझ में आई बात? गुड़ की, हाँ नहीं मूंगफली का नहीं, तिल की गज्जक आती है जो गुड़ में बनती है ना। हाँ मैं कल ना लाया था 250 रुपए की, और अपने दोस्त के रूम पे छोड़ आया चिपका गया होगा वो। तो कैल्शियम ना, कैल्शियम मिट्टी में कैल्शियम पाया जाता है। तो कई बार क्या होता है ना कि मिट्टी के अंदर वो अच्छा वो कैल्शियम शुद्ध नहीं होता है, प्योर थोड़ी होता है, इम्प्योर होता है, अशुद्ध कैल्शियम होता है। और मिट्टी के अंदर कैल्शियम इकट्ठा होकर छोटी छोटी गांठ बना लेता है। आप कभी काम करना प्रयोग करके देखना, मिट्टी के अंदर बालू जो मिट्टी बालू रेत होती है, उसमें ऐसे हाथ मारोगे तो कुछ कंकड़ ऊपर आते हैं। उसमें से कुछ ऐसे कंकड़ हाथ में लेते हैं, जिसको ऐसे दबाते हैं, थोड़ा सा दबाते के साथ में वो टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। वो अशुद्ध कैल्शियम होती है। और अशुद्ध कैल्शियम की जो गांठ होती है, उन गांठ को कंकड़ कहा जाता है। क्या कहते हैं? कंकड़ अशुद्ध कैल्शियम की गांठें हैं जो मिट्टी में पाई जाती हैं। और कंकड़ सबसे अधिक पाए जाते हैं ऊपरी गंगा के मैदान। मेरी बात समझ में? तो भूर या भूर तो रेत है, पवनों के द्वारा निक्षेपित है, थार मरुस्थल से उड़ करके आती है ऊपरी गंगा के मैदान में। वही ऊपरी गंगा के मैदान में जो अशुद्ध कैल्शियम की गांठ होती है, उनको क्या कहते हैं? कंकड़। क्या कहते हैं? बताओ, सब हो गया? चंबल नदी पहले बहुत बढ़िया थी, चंबल के बहाव क्षेत्र में खूब पेड़ हुआ करते थे, सब सही था। लेकिन ब्रिटिश काल में उन पेड़ों को काटा गया, क्योंकि पेड़ों की जो जड़ें होती है ना, पेड़ों की जड़ें वो मिट्टी को बांधे रखती है। लेकिन जब पेड़ों को काट दिया गया तो मिट्टी का कटाव भी ज्यादा, और मिट्टी का कटाव नहीं हुआ, गहरे गहरे गड्ढे बन गए चंबल नदी के बेसिन में। जब किसी नदी के द्वारा, उस नदी की छोटी बड़ी सहायक नदियों के द्वारा गहरे गहरे गड्ढों का जब निर्माण कर दिया जाता है, तो ऐसे गड्ढे गहरों वाले अपरदन को हम कहते हैं अवनालिका अपरदन। क्या कहते हैं? इसको हम गुली एरोजन बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं? गुली एरोजन बोलते हैं। और चंबल के क्षेत्र में भी दुनिया भर का अवनालिका अपरदन हुआ। तो चंबल के क्षेत्र में दुनिया भर का अवनालिका अपरदन हुआ तो अंग्रेजी में विद्वानों ने कहा कि ये तो कैसा भूमि है? बैडलैंड है। क्या नाम है? बैडलैंड है। अंग्रेजी में उस अवनालिका अपरदन से निर्मित गड्ढे युक्त भूमि को कह दिया उत्खात, बैडलैंड कह दिया। इसी को हिंदी वाले लोगों ने कहा कि साहब ये तो भूमि कैसी है? उत्खात। तो इस क्षेत्र में अब कृषि तो होगी नहीं, और जो कृषि नहीं होगी तो भाई कृषि जब अगर नहीं होगी तो इसका मतलब वहां पर जंगल बन जाएंगे। और जो चंबल के उत्खात भूमि के क्षेत्र में, अवनालिका अपरदन के क्षेत्र में जो जंगल विकसित हुए, उन्हीं जंगलों का नाम दिया गया बीहड़ है। क्या कहा गया? रेवाइंस कहा गया, बीहड़ कहलाए। और वो जो बीहड़ है, उन बीहड़ों के अंदर कौन रहता है? डाकू। रात को मारेंगे, दिन में जाकर के चंबल में छिप जाएंगे। इसी कारण से बीहड़ों को कहा जाता है डाकुओं की शरण स्थली। क्या कहा जाता है? डाकुओं की शरण। आपने कई बार देखा है कि अभी नहीं, पुरानी फिल्मों में जो सनी देओल की फिल्म आती थी ना उस समय, वो 90 की फिल्म में, गब्बर वब्बर इस तरह की फिल्म में, उन फिल्मों में आप देखना जो डाकू थे ना वो पुलिस की वर्दी में रहते थे। देखा है? कुछ एक्चुअल रियल डाकू, रियल में जो डाकू कई सारे, वो भी देखना आपको पुलिस की वर्दी में रहते हैं। क्यों? क्योंकि पुलिस जाती थी डाकुओं को पकड़ने के लिए। वो भाई साहब जीप की गायब कर देते थे, हथियार भी गायब, और पुलिस वालों को मार के और ड्रेस खुद मस्त आराम से ड्रेस का डाकू घूम गया है ना, ऐसे होता था। फिल्म मेरी भी यही रहती थी, पान सिंह तोमर, उसकी तो फिल्म बड़ी फेमस, पान सिंह तोमर के। आप देखो इस तरीके से आप पाओगे कि चंबल के बहाव क्षेत्र में बीहड़ मिलते हैं, उत्खात भूमि होती है, उसमें जंगल जो होते हैं, जंगलों को क्या कहते हैं? बीहड़। अवनालिका अपरदन से भूमि कहलाती है उत्खात भूमि। और जो अपरदन का प्रकार है वो अपरदन का प्रकार कौन सा? अवनालिका। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आज मैं मूड में हूं कि तुम मूड में हो? मैं दोनों तो मूड की व्यवस्था हो जाए भाई तो मूड की व्यवस्था तो राजस्थान जाना पड़ेगा। शाम हो गई, अब जितने शराबी होते हैं सब अपने दोस्तों को फोन कर लेना, हाँ भाई क्वार्टर लाना, क्या आप लाना है जब के लोग होते शराबियों की कला की दुनिया होती है ना। अब चलो, ये तो ऊपरी गंगा के मैदान की जो विशेष बातें थी, वो ऊपरी गंगा मैदान में क्या क्या था? उत्खात भूमि देखा, भू देखा, कंकड़ देखा, वगैरह वगैरह। राधे राधे सर। ज्योग्राफी नोट्स कब मिलेगा सर? अभी तक नहीं ना। ऐसा थोड़ी है यार, मतलब क्या चाहते हो? क्या है ये? नोट्स नहीं दे सकते हो बच्चों को यार। यार क्या यार, ऐसे थोड़ी होता है। अब आओ, आप ऊपरी गंगा के बाद मध्य गंगा, बिहार। मध्य गंगा बोले तो बिहार और बंगाल। नदियां विसर्पण करती है। विसर्पण समझते हो? विसर्पण का मतलब नदियां ऐसे बल खाती, ठीक है, सांप के समान जो चले। एक देश का नाम है जिसका नाम है टर्की, सुना है? टर्की एशिया माइनर भी कहते हैं। टर्की क्या बोलते हैं? एशिया माइनर। टर्की की एक नदी है, उसका नाम है मियांडर नदी। कौन नदी है? दुनिया में सबसे ज्यादा विसर्पण अगर कोई नदी करती है तो वह नदी कौन सी है? मियांडर। वो जितनी भी नदियां बल खाते चलेंगी, उस प्रोसेस को मियांडरिंग बता दिया वैज्ञानिकों ने, नाम ही उस नदी के नाम पर कर दिया मियांडर। तो मियांडर के संदर्भ में दो चीजें रखना, एक तो जिग जैग या बल खाकर के चलना नदी का, इसको मियांडर कहते हैं, और मियांडर नाम से एक नदी है जो कि टर्की की। दोनों चीजें आप याद रखें, ठीक है? अब भाई साहब सुनो, आप नदी जब ऐसे मियांडर करके चलती है, ऐसे 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 लहरा के चलती है, तो कई बार क्या होता है कि नदी आई ऐसे ऐसे चली, तो ये ऐसे आई, लेकिन ये कटाव करती 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 आगे बढ़ती बढ़ती और पानी सीधा इससे मिल जाता है। अब वो पानी जो था वो सीधा जाने लगा, ये जो भाग था पीछे छोड़ दिया। इस पीछे छूटे हुए इससे वो छाड़न झील कहते हैं। क्या कहते हैं? चाप कैसे लगाते हैं दसवीं में? ऐसे, इसे चाप झील भी कहते हैं। और गाय का जो पैर होता है, वो गाय का पैर भी इसी प्रकार से इस तरीके से होता है ना, गाय का खुर, इसलिए इसको गोखुर झील भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसको ऑक्सबो कह देते हैं। क्या कहते हैं? छाड़न झील, चाप झील, गोखुर झील या ऑक्सबो। बताओ किस प्रक्रिया से बनी? विसर्पण। किससे बनी?
आई बात समझ में? तो विसर्पण की प्रक्रिया से एक प्रकार की झील बनती है, उसको बोलते हैं गोखुर झील या ऑक्सबो लेक बोलते हैं। सभी को क्लियर है कि नहीं बताओ? तो ये ऑक्सबो लेक होती है और ये तो कटाव से बनी, लेकिन नदियों के द्वारा जहां उसका वेग धीमा होता है वहां अपने साथ लाई गई जो गाद होती है, बालू जिसको बोलते हो, उस बालू का जमाव कर दिया जाता है, रेत का जमाव। और जो बालू जमा होता है ना, उस बालू की ऊंचे टीले को कहते हैं दियारा। क्या कहते हैं? दियारा। राघोपुर दियारा सुना है कि नहीं? तो दियारा भूमि क्या है? दियारा भूमि जितनी राघोपुर में तो खूब गोलियां चलती होंगी, कौन कोई है राघोपुर के आसपास? चलती गोलियां? वहां का नाम मतलब अच्छा नहीं, सुनो क्या होता है, लफड़ा क्या होता है। तो नदी के द्वारा जब विसर्पण किया जाता है तो अपने साथ लाई गई जो बालू होती है जमा कर देती है। तो जो बालू का जो जमा होता है टीला सा जो बनता है उसको दियारा कहते हैं। तो दियारा में खुदाई होती है रेत की, वो जो मकान बनाते हैं वो नहीं लेते, बालू ले जाते निकाल करके। तो इसलिए डिस्प्यूट होता है बिहार में, यही तो धंधा है ये कमाई का, बालू नदी से बालू निकालना। पूरा खेल इसी के आसपास चलता है बिहार का। तो बिहार के अंदर जितना भी है वो सब इसी यही कमाई है लोगों की। तो अवैध रूप से जो करते हैं वो खूब कमाते हैं। तो बालू का क्या है? दियारा जमा। एक नदी है अपने बेगूसराय में, उसका नाम है बूढ़ी गंडक। कौन नदी? कौन नदी? कहाँ? अब एक झील बनाती है कांवर। कौन झील है? कांवर एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील का उदाहरण है। एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील कौन सा है? कौन सी है? कांवर झील एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील का बेगूसराय में बूढ़ी गंडक नदी के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। बताओ सबको क्लियर है कि नहीं? तो बिहार की पहली रामसर साइट भी कौन सी है? ये कांवर झील है। 6 रामसर साइट है। 1 नंबर पे बनी कांवर, 2 नंबर पे बनी नागी, 3 पे बनी नकटी, 4 पे बनी गोकुल बक्सर, गोकुल जलाशय बक्सर, 5 नंबर बनी उदयपुर पश्चिम चंपारण। अब बन गई गोगा झील। कौन सी है? कहाँ पे है? कटिहार में। तो कटिहार गंगा बिहार को छोड़ती है, कटिहार सही बात है, गंगा कटिहार में छोड़ती है ना। देखो जहां से गंगा प्रवेश करती है वहां पर कौन सी है? गोकुल। ठीक है, जहां से गंगा बिहार को छोड़ती है वहां पर गोगा झील। दो हो गई ना, कांवर झील, बूढ़ी गंडक। ये देखो नागी नकटी डैम है और बाकी जो बच गई 4, ये सब की सब गोकुल झीलें हैं। आई बात समझ में? क्योंकि बिहार में विसर्पण क्या करती है नदियां ज्यादा, विसर्पण ज्यादा, तो गोकुल झीलों का निर्माण भी ज्यादा। सिंपल बात। ठीक है, आगे चलते हैं भाई साहब, आगे लगाओ। नहीं है आगे, नहीं है क्या? 10 मिनट बचे हैं, इसको पूरा कर देते हैं ना, इसको मैदान को, टॉपिक पूरा हो जाएगा ना। किसको भेजूं? आपको भेजूं? रणवीर को भेजूं? उसको भेज दिया मैंने। देखो निम्न गंगा का जो मैदान है ना, निम्न गंगा, ये तो बिहार का हो गया। निम्न गंगा का जो मैदान है, लोअर गंगा प्लेन, इस निम्न गंगा के मैदान का विस्तार मिलता है बंगाल में। क्या मिलता है? बंगाल में मिलने वाली मुख्य स्थलाकृति डेल्टा है, सुंदरवन डेल्टा, जिसका उत्तरी भाग कौन है? फरक्का है। ठीक है, तो ये निम्न गंगा मैदान हो गया। अब आता है एक और प्रादेशिक वर्गीकरण में तीसरा हिस्सा, जिसको बोलते हैं, तीसरे हिस्से को बोलते हैं असम का मैदान। असम मैदान का विकास किसने किया है? ब्रह्मपुत्र। किसने किया है? असम के मैदान को देखो काफी बाढ़ से प्रभावित है। असम का मैदान बाढ़ से, बहुत बाढ़ आती है असम में और बहुत डूबा रहता है असम का निचला भाग। असम का मैदान ब्रह्मपुत्र ने बनाया। यहाँ पर कोयले और पेट्रोलियम के बड़े विशाल भंडार पाए जाते हैं। सबसे पहले पेट्रोलियम कहाँ मिला? असम, डिगबोई। इसके अलावा ये यही विशेषता है। माजुली द्वीप भी किस मैदान में है? असम का मैदान। असम मैदान में कौन सा द्वीप है? नदी पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र, तब पढ़ेंगे डिटेल से, ठीक है ना। अब एक चीज बच गई छोटी सी, वो बता देते 5 मिनट में, फिर क्लास खत्म हो जाएगी। एक स्थानीय नाम है कुछ, जैसे हो गया भाई, लगाओ ना, लो दीदी ये लो, उनसे दूर आ रहा हूँ ये मंडली ना। हाँ जी, चौरियामन दलदली भूमि होती है ना, चौरियामन। हाँ आ गया, हाँ मुझे भी दिख रहा है चौरियामन दलदली भूमि होती है ना। दलदली भूमि को ही स्थानीय रूप से चौर या मन कहते हैं, जैसे पीपरामन, हाँ है ना, कई सारे मन के उदाहरण है। तो चौरियामन एक दलदली भूमि होती है, टाल ये भी दलदली भूमि होती है ना। ऐसे ही चौरियामन भी झील या दलदली भूमि होती है, चौरियामन। ठीक है, आ गया, चलो देखो ये आपका देखो विस्तार असम में है। बाढ़ प्रभावित टर्सरी कालीन अवसादी चट्टानों से क्या मिलते हैं? जीवाश्म खनिज। जो चावल की खेती होती है, इस मैदान में तराई है, इस मैदान में गोखुर झील है, और यहाँ पर कौन सा द्वीप पड़ता है? मालदीव। ये वाला देख लेने के बाद अरुणाचल प्रदेश का नामचिक नामफुक क्षेत्र किसके लिए फेमस है? बढ़िया प्रश्न, ये वाला नामचिक नामफुक है ना, नामचिक नामफुक। ठीक है, ये डायग्राम देखो, ये बड़ा तगड़ा डायग्राम, यस बड़ा डांस उड़ा है जी। नई भंडार बिटुमिनस लिग्नाइट पाए जाते हैं, एंथ्रेसाइट नहीं। ये देखो एक बार, देखो भाई, लखनऊ के आसपास का मैदान जहां से गोमती बहती है उसका नाम है अवध का मैदान। कौन सा मैदान है? गोमती आसपास का क्षेत्र जहां से गोमती बहती है, लखनऊ के आसपास का क्षेत्र जहां से गोमती बहती है, कौन सा है? अवध का मैदान। अवध मैदान के पश्चिम में तो मैदान मिलता है, इसका नाम है रोहिलखंड का मैदान। कौन सा है? रोहिला नामक जाति के लोग मिलने के कारण या लोगों का निवास होने के कारण इसको बोलते हैं रोहिलखंड का मैदान। इसको महाभारत काल में मध्य देश कहा गया। क्या कहा गया? इसी का नाम मध्य देश, या फिर इसका नाम पड़ा पांचाल प्रदेश। कौन सा है? पांचाल, पांचाल प्रदेश। उत्तर प्रदेश का उत्तरी पश्चिमी हिस्सा है, कौन सा? रोहिलखंड का मैदान। गंगा के ऊपर बिहार में मैदान कहलाता है मिथिला। गंगा के उत्तर में बिहार का मैदान कौन सा है? मिथिला। गंगा के उत्तर में बिहार का मैदान मिथिला। गंगा के दक्षिण में बिहार का मैदान अंग व मगध, अंग व अंग और मगध, अंग मगध का जो क्षेत्र है वो गंगा के दक्षिण में, ठीक है ना। और कोसी महानंदा के बीच कहलाता है बारिंद का मैदान। कौन कहलाता है? कोसी महानंदा के बीच बारिंद का मैदान, कोसी महानंदा के बीच बारिंद। और ये देखोगे आपको ऊपर की तरफ आपकी नदी आती है दामोदर, कौन सी आती है? और ये कौन है? हुगली।
जब दामोदर है, दामोदर आकर मिलती है किसके अंदर, हुगली में। और ये वाला कौन सा है, सोंडे। इस सोंडे का ऊपर कौन सा मैदान, रार। रार का मतलब लड़ाई, तो रार का मैदान मतलब लड़ाई का मैदान। लड़ाई का मैदान क्यों, क्योंकि उपजाऊ है, उपजाऊ होगा तो लड़ाई होगी, इसलिए इस क्षेत्र का नाम ही रख दिया। बंगाल का क्षेत्र है ना ये, इधर भाई बंगाल, सोंडे के ऊपर कौन है, बंगाल ही तो है, तो बंगाल का क्षेत्र है, लड़ाई होंगी, लड़ाई होंगी तो क्या कहलाएगा, रार का मैदान। तो ये होता है तुम्हारा रार का मैदान। आई समझ में। कोसी महानंदा के बीच बारिंद, कोसी महानंदा के बीच बारिंद, और गंगा के ऊपर मिथिला, गंगा के नीचे दक्षिण में मगध और अंग, लखनऊ के आसपास अवध, और अवध मैदान के पश्चिम में यूपी का उत्तरी पश्चिम भाग रोहिलखंड, रोहिलखंड। चलो और देखो, आपका मन तो दुख पा रहा होगा ना। लखनऊ के आसपास का क्षेत्र अवध का मैदान, गंगा के उत्तर पश्चिम की ओर बिहार, गंगा के उत्तर की ओर बिहार एवं पूर्वी यूपी का भाग मिथिला का मैदान, गंगा के दक्षिण की ओर मैदान मगध और अंग। ये टीचर में पूछा गया प्रश्न, पूछा था अंग और मगध का मैदान है। तो देखो ये ऊपरी गंगा, ऊपरी गंगा से कोई संबंधित है नहीं, हाँ। निम्न गंगा का भी संबंध नहीं, तो मध्य गंगा का जो मैदान है, मध्य गंगा, ये इसी संबंधित मगध और अंग। आसान है, ठीक है ना, ये प्रश्न था, हो गया ना। चलो बैंड बजाए ना, पता नहीं किसका बजा होगा। देखो कल पढ़ाएंगे आपको, कल देखते हैं, है ना। कल कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, द्वीप समूह पढ़ेंगे, द्वीप समूह, है ना, ठीक है।